हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, ये सवाल पूछते पूछते मुझे 100 दफे हो गए हैं, आपको पता है कि क्या नहीं? बात है, तुमने इतना मेरा हाल पूछ लिया है ना। हाँ, हर हर 15 दिन में यही सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। हाँ, कि कैसे हाल चल रहे हैं, बीच में हाल अच्छे से बेहाल से फिर से थोड़े ठीक हो रहे हैं। हाँ हाँ। तो वही तो इस बार हम लोगों की एकदम 100 नॉट आउट वाला एपिसोड है, तो हम लोगों ने सोचा कुछ अलग करते हैं इस बार। और इस बार हम लोग एक स्पेशल गेस्ट को लाए हैं जो इस बार होस्ट करेंगे ये एपिसोड। तो हमारे साथ है विनीत। और विनीत हमारे साथ एक एपिसोड में आए थे जिसमें हम लोगों ने डिजिटल मायाजाल, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी पे बहुत ही दिलचस्प बातें की थी। तो हम लोगों ने सोचा विनीत को बुलाते हैं, क्योंकि विनीत खुद एक पॉडकास्टर है। उनका एनबीए के ऊपर एक पॉडकास्ट काफी टाइम से चल रहा है। तो विनीत अग्री भी कर गए। विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमें हमारी परीक्षा ले सकते हैं इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद प्रणय। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेरा इट्स माय प्लेजर कि आप लोगों ने मुझे बुलाया टू डू द होस्ट। एक तो बिकॉज आई एम अ बिग फैन, दूसरा मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो एज द कॉन्वर्सेशन फ्लोज आई थिंक माय हिंदी विल कम इनटू प्लेस। सो थैंक यू फॉर दैट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों के लिए, क्योंकि 100 एपिसोड्स पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। हम खुद एक पॉडकास्ट चला रहे हैं 4 साल से एंड आई थिंक वी आर एट लाइक 70 समथिंग। ओह, तो हाँ, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट एंड ऑल्सो एक चीज तो आई डोंट नो इफ द लिसनर्स नो, बट आई एंड प्रणय हैव बीन फ्रेंड्स बचपन से, तो आई थिंक क्लास 3। और मुझे लग रहा है कि इधर प्रणय इज फॉलोइंग मी और आई एम फॉलोइंग प्रणय, एक तो उन दोनों में से एक है, क्योंकि हम स्कूल में भी साथ में थे, फिर कॉलेज में भी अननोइंगली साथ में आ गए, और फिर पॉडकास्ट भी हमने शुरू साथ में किया। तो कुछ तो कोई तो कॉपी कर रहा है किसी को। हाँ सॉरी। और विनीत, आप एक बात भूल गए। एक्सीडेंटली हम बैंगलोर में भी एक लोकेलिटी में रह रहे थे अरे कुछ टाइम। हाँ, सो वी जस्ट मेट एंड वी वर स्टेइंग इन द सेम एरिया। तो कोई तो कोई कॉपी कर रहा है, पर आई थिंक मोस्टली आई एम कॉपिंग प्रणय, क्योंकि ही वाज द टॉपर इन क्लास एंड आई हैव कॉपीड फ्रॉम हिम मेनी टाइम्स। सो वो छोड़ आए हम वो गलियां। so Saurabh, also congratulations for you. So my first question is, why did you guys start this podcast? आपने शुरू क्यों किया? ये ओरिजिन स्टोरी मैंने सुना है आपसे, बट आई हैवंट हर्ड लाइक द कॉन्क्रीट रीजन कि आपने सुना है। आई मीन आई रेड सम आर्टिकल्स कि आपने ऐसे वो होता है नैरेटिव स्टोरी टेलिंग भी आपने डाला है उसमें। पर अगर आपको ऐसे बेयर बोन्स ट्रुथ बोलना है कि क्यों शुरू किया है, तो इधर यू वर टू बोर्ड और नो वन वाज लिसनिंग टू यू, सेड पॉडकास्ट शुरू करते हैं, कोई तो सुनेगा। तो सौरभ, आप शुरू कीजिए कि आपने क्यों ऐसे, क्या क्या आइडिया लेके शुरू किया आपने पॉडकास्ट? एक लंबी कहानी, एक छोटी कहानी। पहले छोटी कहानी बताते हैं, लंबी कहानी उसके बाद बताएंगे। तो छोटी कहानी तो ये है कि मैं और प्रणय पवन की शादी में गए हुए थे। याद है प्रणय? वहां पे हम अब शादी में क्या होता है, शादी चल रही होती है, दूल्हा दुल्हन की, मतलब बाकी लोग तो हम बोर ही हो रहे थे बाहर बैठ के, खाना खाने का इंतजार कर रहे थे ना। खाना खाने का इंतजार कर रहे थे कि कब लंच आएगा। तो बैठे बैठे यही सब गुफ्तगू चल रही थी। आजकल पॉडकास्ट चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, और इसके पीछे लंबी कहानी ये भी है कि मैं और प्रणय बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि हिंदी में हम कैसे अपने विचार लोगों के सामने रखें। और एक हमारा एक जो कहते हैं, एक हमारा एक फंडामेंटल प्रॉब्लम एक रहता था कि हम इतने डिस्कशंस करते हैं आपस में, जो कि हम सिर्फ अंग्रेजी में ही करते हैं। और हम हमेशा सोचते थे क्या हमारे पास हिंदी में ये चीजें डिस्कस करने के लिए शब्द ही नहीं है क्या? तो काफी बार हमको लगता भी था, और कुछ हमारी कमी भी हो सकती है। मेरे ख्याल से हमारे काफी श्रोता जो है वो हमको कभी कभी बोल भी चुके हैं, आप लोगों को खुद हिंदी नहीं आती तो क्या हमको आप अनपढ़ समझते हैं क्या? तो हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है हमारे श्रोता कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पर हम तो उतने नहीं है। हमने एमए हिंदी विंदी तो की हुई नहीं है, 10वीं क्लास तक पढ़े हैं हिंदी से, ठीक है। सही बात है। और दोनों की मदर टंग भी नहीं है, ठीक है। हम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज है लेकिन मदर टंग नहीं है, या मदर्स टंग नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों के तो हम लोग तो, लेकिन हम लोग तो हिंदी में ही बात करते हैं, हमारा स्वाभाविक बोलने का तरीका हिंदी का ही है। लेकिन जैसे ही कोई एनालिटिकल डिस्कशन होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी, तो इंग्लिश में शिफ्ट हो जाएगी।
तो फिर हमको लगता था, तो प्रणय ज्यादा मेरे से, प्रणय काफी कोशिश करता था हिंदी में लिखने की भी, मैं तो गिव अप था एकदम, मैंने कहा ये सब मेरे से नहीं होगा, पर प्रणय ने शुरू किया था, वो हिंदी में काफी लिखता भी था। मैंने ट्राई किया था कि हम ट्रांसलेट करें अच्छे इंग्लिश के हमारे आर्टिकल्स को हिंदी वगैरह में, काफी मुश्किल होती थी, कुछ कुछ टाइप के कॉन्सेप्ट्स थे हमको शुरू में समझ में नहीं आता था। अब जैसे सप्लाई डिमांड आपको हम समझाना चाहें हिंदी में, आई एम श्योर इकोनॉमिक्स हिंदी में जो लोग पढ़ते हैं बीए में पढ़ते होंगे, लेकिन अगर हम बात करेंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सही बात है, हाँ। ठीक है, डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है ऐसा समझने के लिए। तो ये हमारी आम भाषा में ऐसी डिस्कशंस क्यों नहीं है, ये हम बोलते ही थे। फिर पॉडकास्ट उसी समय ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे हमको, और वो शादी के टाइम पे हम ये सब डिस्कस कर ही रहे थे। उसी समय अमित वर्मा ने अपना सीन एंड अनसीन शुरू किया था पॉडकास्ट, तो हम लोगों ने बोला चलो शुरू करते हैं। मे बी बोलने का जो तरीका है और ये जो बोलने का माध्यम है, इसमें ये वोकैबुलरी डेवलप होगी कि हम जो है थोड़ी डीपर डिस्कशंस जो है, आइडियाज पे डिस्कशन, हिंदी में बहुत डिस्कशन होते हैं जो कि लोगों पे होते हैं, पर्सनल लाइफ पे होते हैं, अपने Gossip. पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे होते हैं, वो बहुत होते हैं हिंदी में, कोई किसी कमी नहीं है उस टाइप के डिस्कशंस की। लेकिन डिस्कशंस जो सिर्फ आइडियाज पे हों, वो ज्यादा डीप हों, ऐसे सिर्फ सतही तौर पे ना हो, वैसे हम क्या हिंदी में कर सकते हैं। तो कुछ तो शायद ये हमारी अपनी एजुकेशन के लिए था कि हम कर सके, और बाकी लोग सुन लें तो बोनस था। प्रणय, तुम कुछ ऐड करोगे? हाँ, इसमें और बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स थे विनीत, ये पॉडकास्ट तक पहुंचने के लिए। तो पहले तो हम लोग, जैसे सौरभ ने एक हिंदी मैगजीन शुरू करने की कोशिश की थी। कब सौरभ? 2013 में? 2016 की बात है। हाँ, तो वो भी हमने बड़ी कोशिश की थी, उसका बहुत एनकरेजमेंट भी मिला था। मतलब वो भी यही था कि ज्यादातर हिंदी में आपको मिलेंगी मैगजीन्स, पुरानी मैगजीन्स अच्छी आती थी बाय द वे, लेकिन हाल फिलहाल में पिछले 20-25 साल में तुम देखोगे हिंदी में लिटरेचर होता है ऑब्वियसली, और करंट अफेयर्स होता है, लेकिन आइडियाज को लेकर के जिसमें कि कॉलम्स हों, जो आइडियाज स्पेसिफिक, थोड़ी सी डीपर मैगजीन हो, और लेकिन एक्सेसिबल भी हो। ऐसा नहीं कि इतनी डेंस है कि सिर्फ स्कॉलर लोग पढ़े हैं, राइट? तो आम आदमी के लिए ऐसी मैगजीन, मेरा ये मानना था कि ऐसी मैगजीन हो जो कि आप रेलवे स्टेशन पे खरीद के पढ़ें, ठीक है, और आप उसको फेंके नहीं, आप उसको लेके जाएंगे, आप पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि ये मैं घर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो उस तरीके का शौक था, पर उसकी काफी प्लानिंग हुई, सब हुई, पर कुछ हुआ नहीं। मैं 100 में से 99 चीजें तो फेल ही होती हैं। ये तो आप दोनों जानते होंगे, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं आप दोनों। और फिर ऐसे ही अटेम्प्ट्स मैंने भी किए थे विनीत। हिंदी थोड़ा एक कीड़ा तो था कि हिंदी में कुछ करेंगे। तो वो कीड़े से शुरुआत हुई। मैंने ओपेड्स लिखना शुरू किया, ओपिनियन पीसेस न्यूज़पेपर्स में लिखे हैं। मैंने एक ब्लॉग सीरीज शुरू की थी जिसमें इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सरल हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अभी उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा शब्द है, लेकिन हम लोग बोल रहे थे अवसर लागत वगैरह। तो ऐसे कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कोरा पे करते हैं, क्राउडसोर्स करते हैं कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट बोलेंगे कि ठीक है, ये अंग्रेजी वाला कॉन्सेप्ट है, इसका एक कॉम्प्लिकेटेड हिंदी वर्जन भी है, पर हम लोग क्या इसके लिए सिंपलर शब्द ढूंढ सकते हैं क्या, ऐसा शुरुआत किया था। वो 2-3 बार वो भी फुस हो गया। तो ऐसे कई बार अटेम्प्ट्स किए कि कुछ शुरुआत करें। ओपिनियन पीसेस में मेरा यही एक्सपीरियंस था कि फीडबैक नहीं मिल रहा था। तो जैसे मैं अगर अंग्रेजी में लिखता हूं तो लोग मुझे वापस लिख के भेजेंगे कि यार तूने ये सही लिखा या गलत लिखा, लेकिन हिंदी में वो कहीं फीडबैक नहीं मिल रहा था। तो वो भी मतलब अब मैंने काफी कम कर दिया है, कभी कभी लिखता हूँ। तो एक माध्यम की तलाश थी, हिंदी में कुछ करना है लेकिन एक माध्यम की तलाश थी कि कुछ तो मिल जाए जिसमें हम लोग ये बात कर सके। और तभी ये पॉडकास्ट का आइडिया आया। वैसे पवन अभी IVM में ही है, तो उनसे जुड़ी हुई है ये कहानी। तो उनकी शादी के दौरान हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे। अमित भी थे, प्रेम पणिकर भी थे। वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये पॉडकास्ट एक नया माध्यम है, काफी लोग जानना चाहते हैं। और विनीत, आपको तो पता ही है, पॉडकास्टिंग तो US में 10 साल से चल रहा है ना, 10-15 साल से। हाँ, पॉडकास्टिंग शुरू हुआ था जब वो iPod शुरू हुआ था, तो basically it was, that's why the name podcast. मैंने पहला पॉडकास्ट कुछ 2004 में सुना था प्रणय।
डेव वाइनर ने पहले पॉडकास्ट किया था ना, तो मैं डेव वाइनर को काफी फॉलो करता हूँ। ओके तो डेव वाइनर का पहला, जब उन्होंने पहली बार कोशिश ही करी कि पॉडकास्ट क्या होता है, 2004-2005 के टाइम की बात है। तो शायद वो टाइम इंडिया में 10 साल बाद आया ना, जो 2016-17 में लोग इस माध्यम की ओर सोचने लगे कि तो तभी हम लोगों की ये चर्चा हुई, और यही कॉन्सेप्ट था कि हिंदी में है, डिस्कशंस हैं, पर या तो वो जैसे राज्यसभा टीवी पे आएगा या लोकसभा टीवी पे आएगा, वो एकदम ही कुछ अच्छे डिस्कशन भी होंगे, लेकिन वो साक्षात्कार होगा, इंटरव्यूज होंगे। हाँ, तो उसमें बस एक इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेगा, और जैसे एक इरफानियत ट्विटर हैंडल है इरफान जी का, उनके बहुत अच्छा पॉडकास्ट नहीं, इंटरव्यू सीरीज है, आइकॉनिक सीरीज है वो, पर कॉन्वर्सेशंस नहीं थे, चर्चा नहीं हो रही थी। तो हम लोगों को लगा ये एक शायद माध्यम है जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो तभी बस शुरुआत की, जैसे तैसे कहीं ना कहीं ऑडेसिटी से खुद एडिट करो, सौरभ ने बना दिए कुछ क्रिएटिव्स, हम लोगों ने एक बेसिक सा हेडसेट खरीद लिया और बस शुरुआत की। बस वही थी शुरुआत। शुरू में जो हमारा बैकग्राउंड वो अभी भी चलता है, उसको थोड़ा डिजिटाइज कर दिया, मेरी वाइफ ने पेंट किया था पहला जो पुलियाबाजी का क्योंकि पहले क्या हुआ, लोगों को पता नहीं था, मैंने लोगों से बोला कि कुछ बना दो, तो कहते ये पुलिया क्या होती है, मैंने कहा ले ठीक है। तो लोगों को पुलिया नहीं मालूम था कि पुलिया क्या होती है, तो फिर मैंने घर पे ही मैंने कहा चलो होम आर्टिस्ट से यूज कर लेते हैं, तो वो हमने बनाया। एक फ्रेंड है, उनसे हमने अपना इंट्रो म्यूजिक जो है वो एक हमारे फ्रेंड ने कंपोज करके दिया। ओह नाइस। तो वो अभी भी जो चलता है वो, हाँ, वो हमारे लिए स्पेशली कंपोज्ड म्यूजिक है। तो ये नाम कैसे आया है? ये नाम कैसे है पुलियाबाजी इसका? पुलियाबाजी, हाँ, तो ये बेसिकली ये शब्द तो है नहीं, हमने बनाया। तो रियली है? मुझे ये सौरभ ने बनाया है। तो ये कोई, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं, बोलने में बोलते होंगे लोग, कोई ना कोई कहीं ना कहीं बोलता होगा कभी ना कभी। तो मुझे लगता है अच्छे शब्द, हाँ, अच्छे शब्द वो होते हैं जो सुन के लगे ये तो मैंने ही बनाया था। है ना? तो मेरे को ऐसा लगता है कि सुन के कोई ये ना पूछे इसका मतलब क्या है, तो ये देखो इस शब्द का मतलब खुद ही जाहिर हो जाता है। कोई ये नहीं पूछता कि इसका क्या मतलब है, और किसी को ये नहीं लगता कि ये नया शब्द है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि हम कोशिश भी यही करते हैं कि जैसे अवसर लागत है, ये नया वर्ड है, लेकिन तुमको सुन के लगेगा नहीं कि नया है, पर ये एक नई मीनिंग कन्वे कर रहा है ना? तो मुझे लगता है कि हमेशा वर्ड ऐसे ही होने चाहिए कि जो सुन के आपको लगे कि ये तो इसी तरह से भाषा का विकास होना चाहिए कि आपको लगे। तो वो ये सब चीज हमारी छुपी हुई थी हमारे ये चीज में, और ऐसे वर्ड जो कि आपको समझ में भी नहीं आए। हमेशा एक हिंदी उर्दू का भेद रहता है, तो ये हिंदी का वर्ड है। जैसे मुझे ये सब वर्ड बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे कलाबाजी। हाँ, अब कला एकदम संस्कृत का शुद्ध वर्ड है एकदम, राइट? ऊपर उसके आगे बाजी लगा दो तो कलाबाजी खा लेते हो तुम, राइट? तो ये सब ये हिंदुस्तान की भाषा की खुशबू आती है इन चीजों में से। तो ये मुझे लगता है कि ये अच्छे वर्ड्स हैं। तो उसी तरह से पुलियाबाजी, तो पुलिया बेसिकली होती है जो घर के, तो मैं जिस जगह बड़ा हुआ एटलीस्ट वहां पर सड़क के, सुंदर जगह थी यूनिवर्सिटी कैंपस, वहां पे सड़क होती थी, फिर एक घास का पैच होता था, फिर एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन होती थी जिसपे घर में जाने के लिए पुलिया बनी होती थी, छोटी सी। तो पुलिया इज लाइक अ स्मॉल पुल, यू कुड से, राइट? बेंच, पुलिया बेंच, राइट? तो पुलिया इज अ कलवर्ट, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे, एक छोटे से ड्रेन के ऊपर जाने के लिए जो बनाते हैं रास्ता, और उसके बगल में दो ऐसे रखे होते हैं जिसपे अक्सर लोग बैठ जाते हैं। तो ये पुलियाबाजी उस तरह का कन्वर्सेशन है जो कि एक बार आपकी बात खत्म हो जाती है, फिर आप जब दरवाजे पे एक और घंटा गपशप मार लेते हैं। ठीक है, और मैं और प्रणय भी इस तरह से अक्सर होता था कि हम दफ्तर से या कहीं से निकल रहे हैं, फिर बस जाते जाते आधा घंटा और जो है वो जो होता है ना, साइकिल पकड़े पकड़े या स्कूटर पकड़े पकड़े आधा घंटा और हो जाता है बात करते करते। तो ये तरीके के भाव जगाने की कोशिश करी थी नाम से कि ये है पुलियाबाजी। ठीक है, तो ये ड्राइंग रूम में बैठ के वाली बात नहीं है, ये एकदम कैजुअल भी नहीं है, कहीं बीच में है। पर आपने जब ये सोचा कि ये ठीक है पॉडकास्ट करते हैं, और हाउ डिड आपने
टॉपिक्स कैसे, लाइक हाउ डिड यू डिसाइड दैट दिस ये टॉपिक्स या ये नीश होगा कि हम इस पे ही बात करेंगे, नॉट maybe politics. I mean, you don't talk that much politics, which is easy to get cable and viewership, hot button topics. तो आपने कैसे सोचा कि this is kind of like a, मेरे हिसाब से I rate you guys as good as Freakonomics, which is also another podcast जो मैं सुनता हूँ बहुत. तो उस टाइप का आपने वो कैसे नीश पकड़ा आपने? तो वो एक तो हम थोड़े शायद पता नहीं एंटी सोशल ही हैं शायद दोनों के दोनों, या जो भी, मतलब हम देखो किसी से मिलते भी है ना तो ये नहीं पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो. इवन हमारे पॉडकास्ट में हम थोड़ा बहुत पूछते हैं, लेकिन 1 मिनट के बाद हम सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं. भैया हाँ ये बताओ तुम्हारे ये चीज क्या होती है. ठीक है, तो हम हमेशा आइडियाज में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लोगों में, उनकी पर्सनल हिस्ट्री और इन सब चीजों में थोड़े से कम रहते हैं. हमारा खुद का ही, हम खुद भी आपस में एक दूसरे के बारे में बहुत नहीं पूछते हैं. हम ज्यादा जब आपस में भी बात करते हैं तो हम आइडियाज ही ज्यादा डिस्कस करते रहते हैं. तो ये हमारा काफी क्लियर था कि ये तो हमारी नेचुरल, मेरे ख्याल से इंक्लिनेशन ही थी कि हम आइडियाज पे ही फोकस करने वाले थे. हमारा और चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है दोनों का. और उसके बाद टॉपिक तो हमने, जैसे हमारा पहला एपिसोड एआई पे था, तो हमने कहा हम ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो लोग सोचते हिंदी में हो ही नहीं सकती. तो सोचो हमने एक्चुअली चुन के शुरू में, देखो कि हमारा पहला एपिसोड एआई पे, दूसरा या तीसरा एपिसोड बिटकॉइन पे. ठीक है, तो हमने चुन के शुरू में तो इस तरीके के एपिसोड उठाए. फिर बाद में ऐसा हमने कोशिश नहीं करी. आई मीन जो लगता है किसी में, जिसमें कोई अच्छा गेस्ट हो, जिस टॉपिक में हमको रुचि हो, उस तरह से ढूंढ लेते हैं टॉपिक. कोई ऐसे बहुत शुरू में, लेकिन हमने सही में वी वांटेड टू मेक अ पॉइंट कि भाई ये नहीं है कि आप एआई पे अच्छा डिस्कशन सिर्फ अंग्रेजी में हिंदी में नहीं हो सकता. तो that was the whole. बिटकॉइन पे आप क्यों नहीं कर सकते हैं हिंदी में डिस्कशन, राइट? या आपको फिनटेक पे डिस्कस करना, या वर्चुअल रियलिटी पे जैसे हमने तुमको इनवाइट किया, तो ये चीजों पे हिंदी में डिस्कशन होते नहीं है. हाँ, सही बात है. तो प्रणय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा स्टार्टअप की क्वेश्चन है, तो मैं अगर सौरभ से पूछूंगा तो उसके पास आंसर अच्छा रहेगा, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कब लगा कि पुलियाबाजी का प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया है, कि ऐसा अरे हाँ ये कुछ हो रहा है इसमें, कुछ जैसे कुछ सक्सेस आ रहा है कि लोगों को अच्छा लग रहा है, और कब पता चला आपको, लाइक बाय विच एपिसोड आपको लगा कि ओ देयर इज अ रेजोनेंस? ऐसा मुझे लगता है प्रोडक्ट मार्केट फिट तब हुआ जब और लोग ऐसे टाइप के पॉडकास्ट करने लगे. तो कॉपीकैट्स. तो तब, क्योंकि अभी जैसे और हमारे सर्कल में ही काफी लोगों ने बोला कि अच्छा है, ये आइडिया है, मैं भी अपनी भाषा में शुरू करना चाहता हूँ. तो जैसे तेलुगु में शुरू होने वाला है. एक हमारे गेस्ट थे राजा कार्तिकेय, वो उन्होंने सोचा ऐसा कुछ वो मॉडिफाई किया है उन्होंने, पर कुछ होना चाहिए तेलुगु में भी, तो उन्होंने वो शुरू करने वाले हैं. अभी कन्नड़ा में भी शुरू हुआ एक पॉडकास्ट इस तरीके का. तो आई थिंक उस टाइम लगा कि ठीक है, यहाँ पर कोई लोगों को लग रहा है कि हिंदी मतलब भारतीय भाषाओं में पहुंचा जा सकता है ये आइडियाज लेके. तो तब मुझे लगा प्रोडक्ट मार्केट फिट है. अच्छा आंसर दिया ना विनीत? सौरभ बोलेंगे कि अच्छा आंसर दिया है कि नहीं, क्योंकि वो स्टार्टअप वाला है. तो ये लैगिंग इंडिकेटर था. लैगिंग, लीडिंग इंडिकेटर में लीडिंग इंडिकेटर एक्चुअली विनीत पहले एपिसोड में ही मिल गया था. हमने जब शुरू किया था तो हमने सोचा था अगर 500 लोग सुनेंगे तो हम बोलेंगे कि चलो कर सकते हैं, एटलीस्ट हम हवा में तो बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं लगेगा कि कुएं में बात कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है. लेकिन पहले 1-2 एपिसोड ही जो हैं वो हजारों लोगों में पहुंचने लगे, बिना किसी मार्केटिंग के, किसी भी चीज के. और इनफैक्ट वो पॉपुलर होने लगे. तो फिर हमको, जैसे हमारे अभी आईवीएम पार्टनर हैं, तो आईवीएम से रिक्वेस्ट आया कि क्या आप हमारे नेटवर्क में आ जाइए. फिर हमने कहा कि ठीक है, क्योंकि हमको सपोर्ट भी मिलता है उनसे, डिस्ट्रीब्यूशन का, एडिटिंग वगैरह का. तो पहले तो प्रणय ज्यादा मेहनत करता था और हम तो कुछ नहीं करते थे, राइट? हम बस पॉडकास्ट डाल देते थे अपने ट्विटर या फेसबुक वगैरह पे डाला और कुछ नहीं करते थे. तो इवन बिना कुछ किए, बिना कुछ कोशिश किए, काफी अच्छा ट्रैक्शन था, जिसको बोलते हैं स्टार्टअप की भाषा में. काफी जल्दी था, मतलब लगा कि कुछ ये इस चीज की डिमांड है. और लेटर्स भी आए, अचानक से लोगों ने लिखना भी शुरू किया कि अरे, और ऐसे लोगों ने, जैसे तुम जैसे लोग हमारे ऑडियंस में नहीं थे ऑनेस्टली विनीत.
हाँ हम सोचते थे वो लोग हमें सुनेंगे जो लोग यूजुअली अंग्रेजी नहीं सुनते, लेकिन तुम तो हिंदी में इतने कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन तुम भी हमारे बहुत रेगुलर लिसनर, और तुम जैसे बहुत लोग हैं। हाँ वो तो तो है। ये हमारा एक नया रियलाइजेशन था कि शायद हिंदी एक अपनी भाषा में शायद सुन के ना एक बात दिल में लगती है। वो तो और सही है। हाँ that's है true. ना, हाँ एक जो कैजुअलनेस है और जो बात है, एकदम अंग्रेजी में शायद बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी पर्दे में से देख रहे हैं आप चीज को। तो हमारे कन्वर्सेशन से शायद कुछ लोगों को लगता है कि ये आइडिया पे से पर्दा हट गया। हम्म हाँ, आई थिंक ऐसी फीलिंग ये बहुत लर्निंग भी था हमारा, विनीत। जैसे सौरभ ने बोला, पहले हमारी जो हाइपोथेसिस थी कि ये हम लोग ऐसा बातें करेंगे और यूपी के कोई दूर दराज के गांव में भी हम लोगों को लोग सुनेंगे, ऐसा तो हुआ नहीं। हाँ, मतलब अभी भी हमें आते हैं लेटर्स कभी कभी। एक जैसे मध्य प्रदेश से एक श्रोता ने भेजा था, किसी छोटे से शहर में, मैंने नाम भी नहीं सुना था उसका। ईमेल की लेटर, प्रॉपर लेटर? ईमेल ईमेल हाँ ईमेल ओके ओके, लेटर। नहीं लेटर, ईमेल। तो ईमेल किया कि मैं सुनता हूँ, तो ऐसे आते हैं। बट मुझे लगता है अभी भी शायद गांव में तो पॉडकास्टिंग को क्या बोलते हैं, वो लीप फ्रॉग करके लोग पहुंच गए हैं यूट्यूब पर ना, तो यूट्यूब शायद और पॉपुलर है। लेकिन पॉडकास्ट, हाँ, तो ये एक लर्निंग था कि ऐसे नहीं हो रहा है। पर बहुत इंटरेस्टिंग जो लर्निंग वो हुआ था कि काफी ऐसी ऑडियंस थी जो बड़े शहरों में ही थी, और वो सुनना चाहते थे हिंदी कंटेंट, अच्छा हिंदी कंटेंट। तो अभी हम अगर मैं आपसे बात करूंगा, जो हम लोगों ने, श्रोताओं ने कमेंट दिए, उसमें भी इसी टाइप की चीजें। दूसरी टाइप की ऑडियंस हम लोगों को मिली, फॉरेन ऑडियंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के बाहर हैं और वो हिंदी सुनना चाहते हैं, मतलब शायद तड़प रहा है कोई भारतीय भाषा में इस तरीके की चीजें हो। तो जैसे मैंने डेटा देखा था 1-2 साल पहले, एक मिडिल दो ईस्ट साल से पहले काफी लिसन थे। हाँ ओके। हाँ, 1 साल पहले था, हाँ 1-2 साल पहले मिडिल ईस्ट से काफी लिसन्स थे। ओह वाह। यूएस से तो थे ही थे, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और मिडिल ईस्ट मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि वहां पर भी लोग सुन रहे हैं हमारी बातें, तो वो एक नई जानकारी मिली। तीसरी ये चीज मिली कि आप देखेंगे विनी, तो हमारे काफी गेस्ट नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं हमारी तरह। और तो हमारे लिसनर्स भी नॉन हिंदी है काफी, क्योंकि हम लोगों का हिंदी साहित्य जगत में तो ऐसा कोई नेटवर्क है नहीं। विनीत, हम तो गोवा में रहे हैं हाँ और फिर मैं बैंगलोर में हूँ, तो हम लोग का इतना कोई कनेक्ट तो है नहीं उत्तर भारत से। तो हम लोग के ज्यादातर नेटवर्क गेस्ट सब बैंगलोर और साउथ इंडिया से रिलेटेड है। तो ये चीज थी कि एक तो उन लोगों ने हमारी बात मानी और पॉडकास्ट पर आए भी गेस्ट बन के, तो उनके उसके लिए तो हम शुक्रगुजार हैं ही। और तो नॉन हिंदी गेस्ट को हम लोग हिंदी स्पीकर्स तक लेकर आए, ये एक लर्निंग थी। काफी लोगों को, गेस्ट को भी वो पसंद आया, और काफी जो श्रोता थे वो भी, उन्हें पसंद आया कि यार इस तरीके की चीज मैंने शायद सुनी नहीं थी, और शायद मैं सुन नहीं पाता। तो ये काफी एक लर्निंग थी, जो हम लोगों को लगा कि ये नहीं हो सकता है, पर अलग ही दिशा में बढ़ गए हम। आप लोगों को कभी कोई फैन मोमेंट हो गया हुआ है कि यू नो यू आर लुकिंग अप टू दिस पर्सन है और वो बोलता है अरे मैं तो सुनता हूँ आपका पॉडकास्ट पुलियाबाजी हमेशा, वो कभी हुआ है दैट वो, और एटलीस्ट समवन सेइंग दैट आई नो हु यू गाइस आर जस्ट बिकॉज थ्रू योर पॉडकास्ट? तो कौन हो, इज देयर एनी पर्सन ऐसे आप यू कैन नेम? मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, पर ऐसा कई बार हुआ है कि लोगों ने बोला है कि यार ये तेरी आवाज से मुझे पता है, मैंने पुलियाबाजी में सुना है, सो आई हैव हर्ड यू, लाइक। तो ऐसे हुआ है। हाँ, पर ये नाम मेरे नहीं साथ याद भी हो है। चुका है काफी बार। एक दो बार लोगों से कॉल वॉल पे बात हुई है, फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये आवाज मेरे को बहुत जानी पहचानी लगती है क्योंकि मैं रेगुलरली सुनता रहता हूँ। तो ऐसा सुन के हाँ, कभी कभी अच्छा लगता है कि आप किसी एकदम स्ट्रेंजर से बात करते हैं और वो बोलता है नहीं नहीं, हम उनको लगता है अब हम तो दूसरी तरफ जानते नहीं, लेकिन वो हमको काफी बार से सुन रहे होते हैं, तो आपस में कुछ आत्मीयता बन जाती है शायद। हाँ वो कनेक्शन हो जाता है इफ यू हियर द वॉइस अगेन एंड अगेन, तो वो क्या बोलते हैं। तो इसलिए पॉडकास्ट आर कंसिडर्ड लाइक हाई एंगेजमेंट की द पीपल दैट लिसन यू नो दे कीप कमिंग एंड कमिंग एंड कमिंग, तो वो
वो एक चीज है, इमर्सिव एक्सपीरियंस, इमर्सिव है एकदम फुल। और हमारे हैं भी लंबे लंबे पॉडकास्ट ऐसे, बहुत लंबे, हाँ। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता है कि आप जब टॉपिक्स चूज करते हो, है ना, तो इज इट अ कॉन्शियस डिसीजन कि ये टॉपिक चूज करेंगे इसलिए यू गो एंड गेट अ गेस्ट हु कैन स्पीक ऑन द टॉपिक, कि यू गेट द गेस्ट एंड देन यू टॉक अबाउट द टॉपिक, कैसे, व्हाट्स द वे यू गाइस सेलेक्ट योर? हाँ, तो ये एक ज्यादातर वो हम लोग टॉपिक देखते हैं और फिर गेस्ट। तो कैसे होता है विनीत, जैसे मैं और सौरभ हम लोग मिलते तो नहीं है ज्यादा, हम लोग शायद ये 3 साढ़े 3 साल हो गए पुलियाबाजी करते करते हुए, हम लोग 3.5 बार ही मिले होंगे पुलियाबाजी से। रियली? बैंगलोर में तुम दोनों बैंगलोर में रहते हो ना? हाँ, पर हम लोग साथ में काम नहीं करते, हम लोग तक्षशिला से जुड़े हुए हैं, मतलब मैं तो काम करता हूँ तक्षशिला में और सौरभ भी जुड़े हुए हैं, पर हम लोग मतलब मिलते नहीं है। सौरभ का तो फुल टाइम स्टार्टअप है, तो आप सोच ही सकते हैं। तो हर शुरुआत से ही हम लोगों की कॉन्सेप्ट ये था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अवसर लागत कम से कम होनी चाहिए, तभी ये चल पाएगा। तो इसीलिए ऑनलाइन रहेगा। पहले एपिसोड से ही ये जेनकास्टर वगैरह से शुरू था, और दूसरा इसीलिए हम लोगों ने सोचा था 15 दिन में एक बार करेंगे, क्योंकि हर वीक तो हो नहीं पाएगा। तो वो एक शुरुआत थी। तो पर तक्षशिला से क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, तो हम लोग पब्लिक पॉलिसी के बारे में काफी डिस्कशन ऑनलाइन चलते रहता है, और पॉलिसी से ना, कि मतलब हम लोग ये इंटरेस्टेड नहीं है बीजेपी जीती या कांग्रेस जीती, ये तो बहुत होता है हिंदी में, यही होता है। मेरे पेरेंट्स तो यही देखते हैं टीवी पे, तो हम लोगों को लगा था कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे आइडियाज पे, तो चलती रहती थी बातें ईमेल पे या फिर कभी कभार जब मिलते थे तब। तो तब से हम लोगों ने सोचा, हाँ कोई किताब हम लोगों ने इंटरेस्टिंग पढ़ी, तो हम लोग सोचते हैं ठीक है ये किताब है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये किताब शायद 10 साल बाद भी लोगों को पसंद आएगी, तो क्यों ना हम लोग इस पे एक एपिसोड करते हैं। तो उसी से शुरुआत हुई, किताब पढ़ने से, और अच्छे आर्टिकल्स किसी ने लिखे हो, तो हम लोग सिर्फ यही देखते हैं लॉन्गेविटी है कि नहीं, ये चीज शायद 5 साल बाद भी लोगों को वो पसंद आएगी कि नहीं, तो उस तरीके से हुआ। तो गेस्ट तो हम लोगों ने 1-2 बार ही देखे होंगे कि ठीक है ये गेस्ट चाहिए, ज्यादातर बार तो एक किताब या आर्टिकल्स से ही हम लोग पहुंचे हैं गेस्ट की ओर। तो ऐसे कंटेंट स्ट्रेटेजी में बोलते हैं एवरग्रीन कंटेंट। अच्छा, उसको बोलते हैं कि कंटेंट दैट इज रेलेवेंट विद द नेक्स्ट 10 years आल्सो। और वो हमारे लिसनरशिप में दिखता है, हमारा हर एपिसोड कोई ना कोई रोज सुनता है। दैट्स गुड। तो एसईओ भी अच्छा, 99 जो पुराने 99 एपिसोड भी हैं, वो रोज कोई ना कोई, हर उन 99 में से कोई एपिसोड अकेला फील नहीं कर रहा होगा, उसको कोई ना कोई रोज सुन रहा होगा। रोज सुन रहा है, नहीं तो बॉट्स भी डाउनलोड करते हैं, तो वो भी हो सकता है। हाँ, वो भी नहीं, लेकिन नंबर इज सिग्निफिकेंट कि वो बॉट नहीं है, कोई सुन रहा है। अरे रे सही है। तो ओके, सो लेट्स गेट डाउन इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ द एपिसोड्स दैट आप लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फैन हूं, तो मैंने मोस्टली सारे सुने हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फेवरेट एपिसोड्स। प्रणय आप शुरू करें, फिर सौरभ आप। एक तो मेरे वो एपिसोड्स हैं फेवरेट विनीत, जिसमें थोड़ा लाइट बल्ब मोमेंट्स थे, तो अभी भी मुझे चमके जब मैंने सोचे इस सवाल के बारे में। तो एक तो जो विश्वनाथ के साथ हम लोगों ने हालिया एक एपिसोड किया था पानी के ऊपर, तो जैसे भारत एक भूजल सभ्यता, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे भारत में हम लोग हमेशा नदियों की बात करते हैं ना, हर चीज में नदी, और पिक्चरों में नदी, गानों में नदी वगैरह, पर भारत एक्चुअली भूजल सभ्यता है, कुओं का बहुत बड़ा महत्व रहा है। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुओं का महत्व है। तो ये एक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने एक और चीज बोली थी जो मुझे चिपक गई, एक कि जैसे बैंगलोर के बाहर ट्रीटेड वाटर एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग की संकल्पना ऐसे सोचना चाहिए कि जो शहर है वो एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो सकते हैं गांवों के लिए। तो पानी जो आ रहा है शहरों में, उसको अगर हम लोग ढंग से ट्रीट करें तो वो एक फर्टिलाइजर बन सकता है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये नया तरीका था सोचने का, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो एक वो चीज थी। और भी बहुत सारे एपिसोड है विनीत, आपने
भी एक बहुत अच्छी बात कही थी, जैसे एंटरटेनमेंट का आपने बोला था कि कैसे एंटरटेनमेंट का वर्चस्व बढ़ रहा है आगे जाते जाते, और लोग और पैसा और टाइम और अटेंशन दे रहे हैं एंटरटेनमेंट की ओर। ये चीज भी मेरे लिए बहुत नई थी, मैंने इस तरीके से सोचा नहीं था उस बारे में। फिर एक और काफी एपिसोड है वैसे तो, लेकिन टॉप थ्री ना, एक और कौन सा मैं चुनूं? हाँ, शायद अमित के साथ जो एक एपिसोड था वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोगों ने लिबरलिज्म के बारे में बात की थी, क्लासिक लिबरलिज्म और हायेक वगैरह के जो लैंडमार्क पेपर्स है, द यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, इन चीजों के बारे में बात की थी। और विनीत, आपको तो बताइए, अपने को इकोनॉमिक्स में तो सिर्फ कार्ल मार्क्स सिखाते थे, मैंने हायेक के बारे में कभी नहीं सुना था जब तक मैं तक्षशिला में पढ़ा। मैं तो इकोनॉमिक्स छुआ भी नहीं। 5 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स तो कुछ भी लिखेंगे, 2.5 तो मिल ही जाएगा। एग्जैक्टली। तो वही इकोनॉमिक्स हमको कितनी बुरी तरीके से समझाया था ना, मतलब वो 5 ईयर प्लान और पता है नहीं क्या क्या। तो हम लोग को इकोनॉमिक मतलब आर्थिक इतिहास समझाते हैं, अर्थशास्त्र समझाते ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग की ये कोशिश भी रहती है हर एपिसोड में, अर्थशास्त्र इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ना, तो हम लोग वो पॉइंट ले। तो उस बारे में अमित के साथ जो एपिसोड था उसमें हम लोगों ने हायक के बारे में चर्चा की कि कैसे एक सेंट्रली प्लान्ड सिस्टम काम नहीं कर सकता, क्योंकि नॉलेज, हर चीज सेंट्रलाइज नहीं हो सकती। एक ग्राउंड पे जो लोग हैं उन लोगों को अपनी स्थिति के बारे में बहुत बेहतर पता होगा किसी सेंट्रल अथॉरिटी के बजाय। तो वो एक जो सेंट्रल इंसाइट है वो बहुत अच्छी थी मुझे लगता है, और वो बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि भारत में अभी भी वो विश्वास है कि सरकार माई बाप है, सरकार बहुत सारी चीजें कर सकती है, और बस हम लोगों को सरकार फिक्स करनी है, हमारे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे। तो मुझे लगता है वो एक इनसाइट अच्छा है। तो ये 3 है मेरे। सौरभ आपके? मेरे मेरे एक्चुअली फेवरेट एपिसोड्स ज्यादातर वो हैं बिना गेस्ट वाले, जिसमें मैंने और प्रणय ने कुछ अपने बाइटू नहीं, पुराने वाले थोड़े से, जैसे जिसमें हमने गांधी और टैगोर का डिस्कशन किया है, बहुत अच्छा था वो मुझे बहुत पसंद है एपिसोड। हमने दो एपिसोड में अंबेडकर के आइडियाज डिस्कस किए, जो कि मेरा काफी पसंदीदा एपिसोड है। एक और एपिसोड उसमें गेस्ट थी, कजरी आई थी अर्थशास्त्र डिस्कस करने के लिए, वो भी काफी फेवरेट मेरा एपिसोड है, जो कि हाँ, जो कि एक्चुअली डबल एपिसोड था। और जो हमारी चाइना की ओवरऑल सीरीज रही है, मैं बोल सकता हूँ, मतलब एक एपिसोड मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हम मल्टीपल एपिसोड्स हैं। हम लोगों ने मनोज के साथ 2 एपिसोड चाइना पे किया है, मैंने मिस किया एक्चुअली, मैं नहीं था 1-2 उनमें, पर चाइना पे, ताइवान में हम लोगों ने जो एपिसोड किया था सनी के साथ कानपुर से चीन तक, काफी लोगों ने पसंद भी किया कि एक हिंदुस्तानी जो चाइना में रहता है वो अपना पर्सपेक्टिव चाइना से बता रहा है। और एक काफी फेवरेट जिसको कहेंगे पर्सनल एपिसोड, जो कि जिसमें हमने अपने एक लिसनर को एज ए गेस्ट बुलाया था। हमने एक 1857 के एक मेमोir है जो कि मिला, जिसमें जो कि किसी ने असली में 1857 में फंस गया था बंदा, उसने लिखा है, और उसको हमने अपने एक गेस्ट को ही बुला के डिस्कस किया था। तो वो भी एक अच्छा लगा, एक गेस्ट थे जो जिन्होंने हमको लिखा, और ये टॉपिक हमारे दिमाग में था ही, तो हमने उनके साथ डिस्कस किया। तो ये कुछ मेरे फेवरेट एपिसोड्स हैं। हाँ, तो आई थिंक विनीत आपके फेवरेट। हाँ, मेरा फेवरेट एपिसोड वाज जो आपने वो वर्चुअल रियलिटी पे किया था, वो तो मेरा फेवरेट अच्छा था, वो गेस्ट अच्छा था। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही उम्दा पॉइंट्स बोले गेस्ट ने, आप सब जाके सुनो उसे। नहीं तो मेरे फेवरेट्स थे, एक तो वो जो आपने वो किया था लैंग्वेज वाला, जो वो अभिषेक तंस के साथ, वो बहुत पॉपुलर एपिसोड भी है बाय द वे। वो बहुत अच्छा लगा। वो हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे कि वो टॉपिक पे कौन अच्छा गेस्ट मिले। मैं और प्रणय कम से कम 1 साल लगा हमको कि कोई करेक्ट गेस्ट हमको मिले। ओके। तो और अभिषेक तो बहुत ही नॉलेजेबल है, तो वी वर लकी टू गेट हिम, आई थिंक। हाँ, तो वो एक था, और ऑब्वियसली द अंबेडकर वन वाज फिनोमिनल। तो ये अंबेडकर वाला जो है, इसके ऊपर मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्योंकि आई थिंक द अंबेडकर वन वाज अ लिटिल बिट, मेरे को लग रहा था अपोजिंग व्यूज थे होस्ट के और गेस्ट के, पर आई गिव यू गाइस सो मच क्रेडिट टू
आपने वो जो पूरा इंटरव्यू चलाया आपने एकदम ऐसे होल्ड लाइक यू हेल्ड योर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू द ग्राउंड. तो ये am I right कि आपको आपको आपके like you had a lot of thoughts and feelings but you kind of just subdued it so that the conversation kind of flows, कि आपको लग रहा था कि it was kind of flowing in the ओके यू आर टॉकिंग ऑफ जो हम लोगों ने चंद्रभान जी के साथ किया रिसेंटली. करेक्ट. ओके मैं रिफर कर रहा था जो मैंने और प्रणय ने पहले किया था अंबेडकर वाला. ओके. हाँ लेकिन हाँ चंद्रभान जी वाला एपिसोड भी अच्छा था. आई डोंट थिंक ऐसी कोई फीलिंग. तो कभी कभी हम गेस्ट के साथ डिसएग्री करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं करते. और मुझे लगता है कि आइडियाज की कन्वर्सेशन में तो करना चाहिए. सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि सुनना ही है. और हमारी कन्वर्सेशन है तो हम तो बीच में काट भी देते हैं. हम बहुत ज्यादा पेशेंट लिसनर भी नहीं है. अगर कुछ गलत तो ये तो पुलियाबाजी है, राइट. पुलिया पे जैसे आप बोलेंगे वैसे ही. तो हम कोशिश तो करते हैं उसी तरह से बात करने की कि कुछ अच्छा नहीं लगा तो बता दिया. लेकिन ऑब्वियसली वो गेस्ट हैं हमारे, तो उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए. तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है. उसके बाद और हम भी अगर कुछ डिसएग्री करते हैं तो अपनी बात रख देंगे. लेकिन ऐसा किसी को नीचा दिखाने का उद्देश्य तो नहीं है. फाइनली आइडियाज लोगों तक पहुंचने चाहिए. और अगर दोनों पक्ष पहुंच जाए तो और भी अच्छा है. लिसनर्स खुद समझदार हैं, वो खुद देख सकते हैं उनको क्या ठीक लगता है क्या गलत. विनीत, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पे कि ऐसे 2-3 एपिसोड थे जहाँ पे मैंने तो अपने आप को रोका. हाँ तो मेरे को पता है क्योंकि मैं प्रणय को जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि प्रणय अपने आप को रोक रहा है. तो एक तो ये एपिसोड था. और एक महिमा के साथ हम लोगों ने एक एपिसोड किया था ऑन हाउ विमेन इन इंडिया लिव देयर लाइव्स, राइट. तो इन दोनों एपिसोड में मैंने इसलिए अपने आप को रोका क्योंकि मुझे खुद ज्यादा पता नहीं है इन विषयों पे. तो मैं इसीलिए अपने आप को रोक रहा था कि कहीं ऐसी बात ना हो जाए मैं कुछ ऐसा कहूं जो कि एकदम ही ठीक ना हो. तो बाकी चीजों में थोड़ा बहुत आइडिया रहता है तो बोल सकते हैं. लेकिन ये थोड़े सेंसिटिव टॉपिक्स भी हैं तो इसीलिए मैंने सोचा पहले सुन लो और क्या बोल रहे हैं उसके बारे में और फिर ही बोलो. तो इसीलिए ये दोनों एपिसोड है. और हाँ, अगर एक और एपिसोड मिले तो मैं बहुत सारे सवाल पूछना चाहूंगा चंद्रभान जी से इस बारे में. और कैसे, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है दलित पूंजीवाद वो खुद ही एक काफी आइकॉनिक और कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है. काफी लोग जो दलित मूवमेंट में है वो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते इस बात पे और वो अलग तरीके से सोचते हैं इस विषय पे. आपको लगता है कि कभी-कभी as your fame goes, you know, as you get more and more famous, मैं ऐसे गूगल कर रहा था पुलियाबाजी तो it came as the most downloaded podcast of in this genre in India. तो congratulations on that. तो आपका जैसा फेम बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि you will take more controversial topics कि आप less controversial, more home hitting runs, you know, if you understand what I'm asking. तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसे कैसे हम लोग ऐसा कोशिश नहीं करते कंट्रोवर्सी लेने की या नहीं लेने की. ऐसा बहुत ज्यादा हमारा वो नहीं रहता. और मुझे लगता है कि हमने अब मतलब हम अम्बेडकर का बीफ काउ ईटिंग कर चुके हैं एपिसोड. तो ऐसा कुछ हिंदुस्तान में मतलब हमको ऐसा डरने वाली बात नहीं है. पर वो तो तब तो वो तो बहुत पहले किया हुआ था ना. तो वो तभी तो उतना फेम नहीं था. पर अभी नहीं वो ज्यादा पर मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट के मीडियम में एक्चुअली एक और अच्छी चीज है क्योंकि हम समय लेकर डिस्कस करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में कंप्रेस करना है. और हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव तो रहता नहीं है कि दूसरे को उत्तेजित करने का. तो मेरे ख्याल से हाँ, इट्स अ कॉन्वर्सेशन. और मुझे लगता है कि हम अगर कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो मैं और प्रणय डिस्कस करके दूसरे को बिना. अब जैसे हमें बीच में एक ईमेल भी आया, किसी ने हमको सजेस्ट किया था कि हम फार्म बिल पे डिस्कशन करें. और उन्होंने बोला कि आपके जो गेस्ट आए थे वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आए. बायस्ड थे थोड़ा. एकदम बायस्ड थे ये थे. लेकिन उन्होंने कहा अच्छा नहीं लगा लेकिन बहुत बुरा नहीं माने वो. ठीक है. तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत बुरा मनाए बिना कंट्रोवर्शियल टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं. ऐसा मुझे लगता है. अभी तक जूते नहीं पड़े हैं तो क्या होगा. मुझे लगता है कि कोई अगर कोशिश करेंगे भी, पड़ेंगे जूते तो देखेंगे. पर मेरे ख्याल से हम हिचकते तो नहीं है. क्या प्रणय, हिचकते हो तुम?
नहीं नहीं नहीं, ये चीज है सौरभ कि हाँ मतलब विनीत, हम लोग क्या टॉपिक्स लेंगे वो उस पर निर्भर करता है हम लोग क्या पढ़ते हैं। जब तो अगर किताबें आएंगी या फिर कोई आर्टिकल्स आएंगे जो काफी अच्छे हैं तो हम लोग उस पर एपिसोड करेंगे, तो वही एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। और एक बहुत अच्छी चीज हमें लगती है सौरभ, विनीत, की कई बार जो लोग हमारी पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं रखते वो लोग भी ये पुलियाबाजी सुनना पसंद करते हैं। हाँ, तो कई लोग जिनको शायद लगता होगा कि फ्रीडम इज नॉट इम्पोर्टेंट और कम्युनिटी और सोसाइटी व्हाट इट डिसाइड्स, कंजर्वेटिव व्यू जो रखते हैं, वो लोग भी उन लोगों को लगता है कि यार ये पुलियाबाजी पे सुन सकते हैं, ये लोग थोप रहे नहीं है अपने विचार हम पे। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस पॉइंट है। ये एक ही चीज है विनीत जो मेरे पेरेंट्स भी सुनते हैं और जो सौरभ के पेरेंट्स भी सुनते हैं और कई लोगों के पेरेंट्स सुनते हैं, तो ये एकदम मतलब दिस इज द होम रन। क्योंकि कई बार चीजें मैं कई बार लिखता हूँ अंग्रेजी में न्यूज़पेपर्स में, या फिर यूट्यूब पे मैंने वीडियोस भी ट्राई किया है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पेरेंट्स सुनेंगे और वो उस पर बात करेंगे मेरे से, है ना। तो ये एक चीज है जिस पे लोग सुनते हैं, मेरे से पूछते हैं मेरे पेरेंट्स, अरे आज इस हफ्ते एपिसोड नहीं आया तुम्हारा, क्यों नहीं आया? ऐसे तो वो मेरे लिए बहुत एक बड़ा सक्सेस फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मम्मी तो सुनती है रेगुलरली। तो प्रणय, ये जो मैं पूछ रहा था कि ऐसे द आइडिया ऑफ होल्डिंग बैक योर इमोशंस और होल्डिंग बैक क्वेश्चंस दैट यू थिंक मे और मे नॉट राइल द गेस्ट, आप वो एक होता है कि आप यू वांट टू पोक लिटिल होल्स। तो आपको कभी लगता है कि जैसे आपने बताया कि यू वांट टू अगेन हैव दिस इंटरव्यू बिकॉज नाउ यू हैव प्रॉब्ली, आपने थोड़ा और पढ़ा है, आपको और थोड़े क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे एक और कोई टॉपिक था या और कोई गेस्ट था कि आपको लगा कि यार ये और हम डीप जा सकते थे कि और यू फेल्ट लाइक इट्स आपके इनएक्सपीरियंस के वजह से आपने यू कुडंट गो डीप इनफ, क्योंकि वो होता है जैसे हम भी करते हैं पॉडकास्ट, तो हमें भी लगता है कभी गेस्ट जाने के बाद अरे यार ये पूछना था, ये और थोड़ा हमें डिग करना था। तो आपको कभी लगता है ये? हाँ, ऐसे मुझे 3 बार लगा है, एक तो 4 बार एक्चुअली। एक तो वो चंद्रभान प्रसाद के साथ वो वाला एपिसोड, फिर एक जो हिंदी उर्दू इतिहास और राजनीतिकरण एपिसोड हम लोगों ने चर्चा की, उस पे भी मुझे और चीजें जाननी थी हिंदी उर्दू के इतिहास के बारे में, और बहुत बड़ा विशालकाय टॉपिक है वो, लेकिन और उसके बारे में आपको तो बहुत अच्छा लगता है ना हिंदी उर्दू एंड ऑल दैट स्टफ। हाँ, तो वो शायद और भी चर्चा कर सकते थे अभिषेक के साथ। फिर एक नितिन के साथ हम लोगों ने एपिसोड किया था लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। तो मुझे लगता है एक नितिन इज माय फेवरेट ओरिजिनल थिंकर, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे बॉस है, पर जनरली ही हैज मेनी न्यू आइडियाज टू कंट्रीब्यूट टू पब्लिक डिस्कोर्स। तो लिबरल नेशनलिज्म भी ऐसे ही उनकी एक संकल्पना है, क्योंकि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जनरली टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम है ना। पर वो कहते हैं, उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि भारत का जो नेशनलिज्म है वो लिबरल नेशनलिज्म है, ये दोनों को जोड़ता है। तो वो एक एपिसोड था, लेकिन मुझे लगता है हम लोग वो एपिसोड में वो डेप्थ तक नहीं जा पाए। उस विषय पे हम लोग बहुत और चर्चा कर सकते थे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो। भारत के नेशनलिज्म को अगर समझना है तो शायद वो हम लोग और सतही तौर पर ही हम लोग डिस्कस कर पाए थे वो। फिर एक आखिर में एक इलेक्शन पे एपिसोड था विनीत, और हम लोग अभी ब्रेक में प्रिवेसी की बात कर रहे थे, और इलेक्शन पे तो हम लोगों ने एक फॉर्मर जो इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर थे, उनकी एक किताब थी, तो उन्होंने कहा था कि कैसे इलेक्शंस काफी सेफ हैं भारत में और ईवीएम्स भी काफी सेफ हैं। और मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ उसमें, काफी चीजें हैं, पर शायद बहुत सारी और वल्नरेबिलिटीज थी जो हम लोग शायद डिस्कस नहीं कर पाए। जैसे अभी इलेक्शन ईवीएम तो ठीक है, शायद हैक नहीं कर सकते, लेकिन ईवीएम के साथ अब एक जो वो प्रिंटेड स्लिप आती है, उसमें जो कनेक्शन है उसकी वजह से बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो वो चीजें हम लोग शायद उनको और क्वेश्चन करना था, जिससे कि हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये विनीत आपको पता है ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है अभी भी। और
कोई इसके बारे में बात नहीं करता जब तक इलेक्शन ना आ जाए। अगला इलेक्शन आया तो अगर मेरे को लग रहा है मेरी पार्टी हार रही है तो लोग इसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। फिर अगर मेरी पार्टी जीत गई तो मैं बात नहीं करता। हाँ, हाँ, it's तो ऐसे selective चलते bias रहता है। on, हाँ. हाँ, पर शायद फिर भी उस चीज को जानना जरूरी है कि क्यों ऐसी चीजें बार बार आ रही हैं, क्यों हम लोग ये विश्वास नहीं ला पा रहे हैं हमारी इलेक्शन प्रक्रिया में कि हम लोग थोड़ा सेफ हैं और ये हैक नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि हैकिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर वाइज नहीं है, क्या लोग ईवीएम कोई जब्त सोशल कर रहे हैं हैकिंग भी कि होता है, नहीं, सोशल हैकिंग भी होता है, माइंड हैकिंग भी है। माइंड तो हैकिंग भी होता है. वो चीजों पे शायद हम लोग इतनी चर्चा नहीं कर पाए। मुझे लगता है वो जानना जरूरी था। अगर हम लोग एक ऐसा एपिसोड प्रोड्यूस करते कि हम लोग लोगों पे थोप सकते कि यार अगर तेरे को डाउट है इलेक्शन प्रक्रिया पे तो ये एपिसोड सुन, यू विल गेट द कंप्लीट लिटरेचर दैट व्हाट वी नो व्हाट वी डोंट नो। तो ये एपिसोड मुझे लगे। और गुलजार साहब आप हाँ, मेरे को नाम चेंज करना है। तो आई मीन मेरे को तो यूजुअली तो पहला जो तुम्हारा सवाल था होल्ड बैक वाला, तो मैं तो होल्ड बैक करता वर्ता हूँ नहीं, ठीक है। तो जो दिल में आता है वो मैं बोल देता हूँ यूजुअली, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होंगे ना। हाँ. तो अभी मतलब तुम भी फाउंडर हो, मतलब एंटरप्रेन्योर हो के गलत होने की तो आदत हो जाती है, राइट? आदत आप हो रोज जाती है. रोज 10 बार गलत ही काम करते हो, ठीक है। फिर जो 2-3 सही हो जाए, अगर रोज 2-3 बार सही कर लिया तो बहुत अच्छा है, अचीवमेंट ऑफ द डे होता रहता है, ठीक है। तो गलत करने की जो हिचक है और गलती करने की हिचक तो दिल में है नहीं, तो मैं तो इसलिए मेरा ये होल्ड बैक वाला फंडा है ही नहीं। फंडा ही नहीं है, ठीक है, सही है बात. ठीक है, तो सौरभ आप बोलने वाले थे आपके एपिसोड जिसमें हम लोग और डिस्कशन कर सकते थे। हाँ, तो ऐसे तो मुझे यार हम हमेशा हम ऐसे बोल के चलते हैं कि 1 घंटे से कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन लगभग 1 घंटा प्लस माइनस 10-20 मिनट में हम कोशिश करते ही हैं। तो बहुत सारे एपिसोड होते हैं जिसमें लगता है कि चर्चा चलती रहे, ओके, और बहुत कुछ होता है डिस्कस करने के लिए। जैसे आई मीन वो ऐसे बहुत सारे एपिसोड है। वो हिंदी वाला एपिसोड तो मेरे ख्याल में 5 घंटे का भी चलाते तो मैं और प्रणय लगे रहते। हाँ हाँ हाँ, हम लोगों के पास में वो कोई कमी नहीं है उस तरीके की डिस्कशन करने की। अभी हमने जो पिछला एपिसोड किया, एपिसोड 99, वो भी मेरा काफी फेवरेट एपिसोड है। दिशा के साथ जो हमने किया, मतलब चाहते तो वो हम और 1 घंटा करते रहते डिस्कस। और प्रणय तो बहुत प्रिपेयर्ड रहता है, तो मैं तो मान के चलता हूँ हमको एनीवे ऐसी गेस्ट एक्सपर्ट है, हम थोड़ी एक्सपर्ट है, हम तो भोले बच्चे की तरह सवाल पूछने आ जाते हैं, राइट? तो ऐसा कुछ ऑब्वियसली अगर थोड़े और प्रिपेयर्ड हो तो और अच्छे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आई मीन एक अनप्रिपेयर्डनेस में भी एक उत्सुकता होती है, जो कि स्वाभाविक उत्सुकता निकल करके आती है। तो वो भी मेरे हिसाब से वो भी उसकी भी एक जगह है। सही बात है, सही बात है। तो एक और क्वेश्चन, आई थिंक एक चीज जो मुझे अच्छा लगता है पुलियाबाजी का इज दैट आप दोनों जो कैरेक्टर्स हो थोड़े से, आई मीन देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स, एंड आई थिंक जो आई वुडंट से टेंशन नहीं है, बट जस्ट द डिफरेंस ऑफ थिंकिंग वो उभर के आती है वेरी वेल, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर मैं एक चीज आपसे सौरभ आपसे पूछना चाहूंगा, आप एंटरप्रेन्योर हो और एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नहीं करोगे तो चेक नहीं आएगा, है ना, तो बाय डिफॉल्ट you're एक्शन ओरिएंटेड, और टेक्निकली पुलियाबाजी इज अ थॉट, यू नो, इज अ थॉट मशीन, है ना, और जो प्रणय करता है विच इज पब्लिक पॉलिसी इज ऑल थॉट्स एंड आइडियाज एंड यू नो डिस्कोर्स एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो आप कैसे उन दोनों वर्ड्स को आप मिंगल करते हो? मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे, मेरे को लगता है यार इतना बात करो, कुछ करो, है ना, तो आप उन दोनों वर्ड्स को कैसे आप एक ही आदमी में आप ऐसे यू नो डाल रहे हो कि आप एंटरप्रेन्योर भी हो, आप तक्षशिला में पब्लिक पॉलिसी भी सीखा, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल कि आप उन दोनों को ऐसे यू नो यू आर गेटिंग देम टुगेदर? तो थोड़ा आई मीन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं बहुत कि मैं कुछ अलग से कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ट्रेनिंग भी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि तक्षशिला में सिर्फ ऐसे जुड़ गए, मतलब वहां पे पढ़ाई भी करी। तो
तो प्रणय और मैंने दोनों ने सेम ही कोर्स पढ़ा था शुरू में। प्रणय तो पढ़ाता भी है, मैंने तो गेस्ट लेक्चर ही लिए, प्रणय तो ठीक से पढ़ाता है। तो और और वो तुम देखोगे भी, वैसे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस प्रणय के ज्यादा अच्छे ही रहते हैं मेरे से, ठीक है। तो वो थोड़ा ही इज द थिंकर, जो प्रोफेशनल थिंकर तो प्रणय है, राइट। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, ऐसा इतना नेचुरल तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन आदत है, क्यूरियोसिटी है कि कैसे किसी टॉपिक को पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं है। तो उसमें उसके एक पूंछ से पकड़ा और उसके बाद पकड़ के चलते गए, ऐसा नहीं कि एक दो ऊपर से सवाल पूछे और छोड़ दिया। तो वो आदत शुरू से ही है, ठीक है। किसी चीज के अंदर तक घुसना है, वैसी वाली जो आदत है वो है शुरू से। कीड़ा है दोनों में, कीड़ा है। आई थिंक जो डिफरेंसेस दिखते हैं, कीड़ा तो है दोनों में। तो मुझे लगता है प्रणय और मेरा स्टाइल काफी अलग है, लेकिन हमारे काफी सारा बैकग्राउंड मिलता हुआ है। जैसे हमारी वोकैबुलरी मिलती जुलती है। मैं बोलती हूँ जैसे हमारी जो हिंदी है ना, वो एक टाउनशिप हिंदी है, राइट। हमारे पेरेंट्स, प्रणय की आई थिंक वैसे मातृभाषा मराठी है, राइट प्रणय? या कोंकणी? मराठी, राइट। मेरे पेरेंट्स वैसे हिंदी में ही काफी बोलते हैं और अच्छी बोलते हैं, लेकिन उन लोगों की मातृभाषा जो है वो डोगरी या मिरपुरी है। पर मैं भी टाउनशिप एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हूँ, कॉस्मोपॉलिटन, जहाँ पे बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं। और यही हिंदी की तो खूबसूरती है ना। हिंदी उसीलिए तो बनी क्योंकि बहुत लोग एक साथ बात करते हैं, जो कि सब लोग हिंदी नहीं बोलते, या सब लोग एक भाषा नहीं बोलते। तो वो लोग जो सौरभ भाई, ये आपने टाउनशिप वाली बात कही, जैसे विनीत और मैं, हम लोग नेवी स्कूल में थे गोवा में, और हम लोगों के यहाँ पे तो शायद हर एक बच्चा जो था वो अलग ही स्टेट से था, क्योंकि बहुत छोटी सी क्लास थी। तो एक कन्नडिगा था, एक केरला से, हाँ तू तो कूर्ग से है, टेक्निकली नॉट कनेक्टेड। तो मतलब ऐसे अलग अलग जगह से थे, लेकिन हमारी लिंक लैंग्वेज हिंदी थी सौरभ। तो मतलब अंग्रेजी में बात करते थे, पर मोस्टली इवन गोवा में, मतलब आप सोच लीजिए गोवा में तो जनरली बाहर भी लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। जैसे इंदौर में आप स्कूल में भले ही कितनी अंग्रेजी अच्छे से बोलो, वो एक कदम बाहर आते ही आप हिंदी बोलोगे। लेकिन गोवा में भी ऐसे ही होता था। तो हमारी लिंक लैंग्वेज तो हिंदी थी, खेलते समय, बोलते समय तो बहुत सारे अंग्रेजी शब्द होंगे, ये हो गया, पर इट वाज हिंदी एट इट्स कोर। पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक वन स्टोरी ऑफ आवर चाइल्डहुड की। हमारा जो लेवल था ना हिंदी का, सपोज 70 था, तो प्रणय का 95 है ना। तो प्रणय इतना अच्छा कर लेता था, पूरा ऐसे, वो ऐसे लिखते थे तो ऐसे में एकदम मुहावरे। तो हम भी लगे क्या ये मुहावरे लिख रहे हैं। नहीं मुहावरे नहीं, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट, बट सेइंग्स, उसको अंडरलाइन करता था। तो हमें भी लगा हमें भी बोलेंगे जिसको, हाँ, तो हमें भी वो करना पड़ता। एंड इतना हमने लाइक ऑब्वियसली क्लास में कंपटीशन होता था, अभी प्रणय नंबर 1 था फॉर द मोस्ट पार्ट। तो हम वी हैड टू वर्क सो हार्ड इन हिंदी कि 10th में जब मेरे मार्क्स आए, आई हैड मोर इन हिंदी देन इंग्लिश। तो इतना मैंने मेहनत किया था हिंदी में, क्योंकि प्रणय का लेवल इतना ज्यादा था कि हमें लग रहा था अगर हम उसको मीट ना कर पाए तो फेल ही हो जाएंगे, है ना। तो सब ने, तो प्रणय लाइक पुल्ड अपने पूरे जो अपना जो बैच का हिंदी का जो लेवल था ना, उसको एकदम ऐसे पकड़ के उसने ऐसे खींच ही लिया पूरा टू दैट। ये तो मुझे पता नहीं था। अरे आप किसी भी टीचर को पूछ लो, हिंदी टीचर्स लव प्रणय एकदम। दिस इज गेटिंग आउट ऑफ टॉपिक आई गेस। लेकिन वो भी था एक कि हम लोगों की जो हिंदी है ना विनीत, और वो स्कूल में भी मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता पड़ा कि मेरी जो हिंदी थी वो काफी उर्दू वाली हिंदी थी। तो मतलब काफी शब्द मेरे तो उर्दू वाले ही रहते थे। और बाद में जब और पढ़ा तो जाना कि मैं एक्चुअली हिंदी में सोचता नहीं हूँ, लिखता नहीं हूँ। हम लोग की जो भाषा है वो हिंदुस्तानी है, तो उसमें हिंदी उर्दू बहुत फ्लूइड है। ज्यादा हिंदी या तो अखबारों से आई है या फिर पिक्चर देखने से या सीरियल देखने से। तो वो शुद्ध हिंदी जो लोग बोलते हैं वो तो है ही नहीं। तो जो लोग एक्चुअली बहुत शुद्ध हिंदी जानते हैं ना, वो लोगों को मेरी भाषा तो पसंद ही नहीं आती। वो लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये हिंदी नहीं है।
लेकिन यूपी में प्रणय, मैं तो यूपी में बड़ा हुआ हूँ, तो वो तो एक हिंदी भाषी प्रदेश ही है। वहां पे ये हिंदी काफी सहज हिंदी मानी जाती है इस तरीके की। मध्य प्रदेश में मैंने देखा है कि थोड़ी सी डिफरेंट, तो इसलिए मैंने बोला कि हमारी एक अलग तरीके की हिंदी है, क्योंकि हिंदी भी इतनी तरीकों की है ना, कोई हिंदी भी एक तरह से हर जगह नहीं बोलते हैं। तो ये कोइंसिडेंस की बात है कि हम दोनों एक ही तरीके की हिंदी बोलते हैं। वरना लोगों की हिंदी में काफी फर्क होता है अलग अलग जगहों की, जबकि हम दोनों बहुत अलग जगहों पे बड़े हुए हैं, लेकिन एक पूरे हिंदुस्तान में एक टाउनशिप हिंदी है। ठीक है, और वो टाउनशिप हिंदी हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए हमारी हिंदी सुन के काफी लोग बोलते हैं कि आपकी भाषा सुन के हम समझ नहीं पा रहे आप कहाँ के हैं। तो ये हिंदी ऐसी है जो कि चेन्नई में भी किसी टाउनशिप में ऐसी ही हिंदी बोली जाएगी, गोवा में भी यही बोली जाएगी, और अरुणाचल प्रदेश में भी यही बोली जाएगी, और लुधियाना में भी यही बोली जाएगी। टाउनशिप हिंदी, टाउनशिप हिंदी। कॉइनिंग वर्ड्स एवरी डे। हाँ, सौरभ यही करते हैं, वो एक एक नया नया टर्म निकाल के लाते हैं, तो वो अच्छा रहता है। सो आपने जो अभी क्या है, व्हाट्स द प्लान फॉर द नेक्स्ट 100 एपिसोड्स? आपने कभी सुना है, हैव यू गाइस सैट डाउन एंड प्लान्ड कि क्या करेंगे अभी नेक्स्ट? इतना हमने कर लिया ऑलरेडी, 4 साल हो गए ना, ऑलमोस्ट 3.5 साल। 3.5 हाँ, तो नेक्स्ट 3 साल क्या आपके? मैंने कुछ सोचा है, मैं बोलता हूँ। एक तो जैसे मैं आज देख रहा था, हम लोगों के 73 एपिसोड्स हैं जिसमें गेस्ट हैं, उनमें से सिर्फ 18 हैं जिनमें विमेन गेस्ट हैं। तो मुझे लगता है एक हम लोग एक करेंगे कि जो गेस्ट ज्यादा विमेन भी हो गेस्ट, तो वो एक करना है। दूसरा, हाँ, जैसे सौरभ और मैं अक्सर ये बात करते रहते हैं कि भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई चीजें करनी चाहिए। पता नहीं विनीत, आपका भी एक एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं, पॉडकास्ट माध्यम में लोगों को इतिहास बहुत पसंद आता है। बहुत पसंद है। हाँ, तो पता नहीं क्यों, शायद वो जो सुनने का जो माध्यम है ना, उसमें एक कहानी बोलो आप, तो लोगों को पसंद आता है, मुझे लगता है ऐसे। पता नहीं, आइडियाज कम्युनिकेट करना शायद मुश्किल है, पर हिस्ट्री कम्युनिकेट करना शायद आसान है। पता नहीं आप लोग दोनों को क्या लगता है, लेकिन तो और भारतीय इतिहास में इतनी सारी चीजें हैं जो शायद अनएक्सप्लोर्ड है। जैसे वो 1857 की जो एपिसोड किया, वही हमें बहुत पसंद आया। तो एक कुछ एपिसोड्स हमें ऐसे करने हैं जिसमें हम लोग एक सीरीज करें भारतीय इतिहास के ऊपर, शायद अंग्रेजों के टाइम की या उसके भी पहले की। तो एक वो चीजें, और कुछ आइडियाज भी हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं है विनीत आज अभी भी हिंदी में। लोग बहुत, अंग्रेजी में तो ऑटोमेटेड है ना, ये तो अच्छे से एक ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है, लेकिन हमारे भारतीय भाषाओं में ट्रांसक्रिप्टिंग इतना सिंपल नहीं है, और शायद पैसा भी नहीं है इसमें, तो किसी ने इन्वेस्ट भी नहीं किया। तो अगर ये हम लोग कर पाए तो इतना ज्ञान मिला है हमें खुद को लोगों से बात करके कि मुझे लगता है वो बहुत वैल्यूएबल है। उसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर पाए, या तो एक किताब के फॉर्म में या सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट हर एपिसोड का, तो बेहतर होगा। तो मुझे लगता है हर अगले 100 एपिसोड में ये भी करना। Are you saying that there is a book पुलियाबाजी coming out? मुझे तो करना है, पर कोई पब्लिशर माना नहीं है अभी तक। सही है। सौरभ, आपके क्या? मतलब मैं तो इतना ऐसा सोचता नहीं हूँ इसके बारे में। 100 हो गए, मेरे को लगता है 100 हो गए। ठीक है, तो हमने सोचा नहीं था कि हम इस टाइप से 100 एपिसोड करेंगे। तो मेरे मतलब आई टेक इट एज इट गोज। क्या कहते हैं, अपने कंपनी बिजनेस वगैरह में बहुत आदमी प्लानिंग करता रहता है। कुछ चीजें मैं सोचता हूँ कि बहाव में जैसी चल रही है उसमें उसका मजा उठा लेना चाहिए। वैसे ही आई मीन पिछला पैंडेमिक वगैरह के टाइम में इतना टफ टाइम था, पर्सनली भी टफ था, बिजनेस में भी टफ था, लेकिन हमने एक भी शेड्यूल पुलियाबाजी का मिस नहीं किया पिछले 15 महीने में एकदम। तो एक ये अच्छी चीज है, मजा आता है करने में, खुद से शौक है तो चल रही है। तो मेरे ख्याल से कुछ शौक ज्यादा उसको काम बना दिया तो फिर शौक नहीं रहता वो। तो ऐसा 100 एपिसोड का प्लान नहीं करना है। ठीक है। तो trying to keep it एकदम still at the grassroots level. It's not हाँ, आई मीन वैसा होना। एक दो बार हमने कुछ आइडियाज डिस्कस किए हैं जो मुझे कभी कभी बीच में, जैसे हम सोच रहे थे बीच में पुलियाबाजी लाइव करें। आजकल ट्विटर स्पेसेस, क्लब हाउस वगैरह पे काफी ऑडियो
लाइव ऑडियो काफी पॉपुलर हो रहा है, पर हमको यही लगता है, जैसे तुमने बोला, हमको काफी ये रहता है लॉन्जेटिविटी ऑफ कंटेंट की, हम लोग हमेशा अवसर लागत बहुत सोचते हैं। तो हमारे अभी भी 3 साल पुराने एपिसोड लोग अभी भी सुन रहे हैं, तो लाइव किया तो ठीक है, मे बी 50, 100, 500 लोग आएंगे, उसके बाद में वो कंटेंट खो जाएगा। तो ये सब में हमको हेजिटेशन रहती है कि ये करें नहीं करें, ऑल्दो मन था कि करना चाहिए, पर अभी तक इसीलिए नहीं किया कि जो भी हमको लगता है अगर हम कोई कुछ कर रहे हैं तो फिर वो किस तरह से वो रहे कंटेंट लोगों के लिए आगे तक। ठीक है। सो एक जो थी, आई मीन आई एम अ बिग फैन ऑफ योर कंटेंट, पर मुझे एक जो चीज थी, मैंने प्रणय को मैसेज किया था कि जो लास्ट था कि पता नहीं, आई थिंक वो द बाई 2 जो आपने किया था इंडिया चाइना का जो किया था, और आपने डिस्कस किया था कि population control is not really a problem for India, और आपने जो ऐसे you swept the problem under the rug, I don't know what's the Hindi equivalent for that, कि आपने उसको ऐसे छुआ भी नहीं कि ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो मुझे थोड़ा सा एकदम क्या बोलते, अगर मैं होता लाइव पे तो मतलब नहीं, तो मैं तो वो obviously this is a पुलियाबाजी एपिसोड, तो I thought we'll take one small topic पुलियाबाजी के लिए। तो मैं ये I don't agree with you, because हम अभी देख रहे हैं जो चाइना में हो रहा है विद 2020 विजन की, ओ अभी ऐसा हो गया तो that was a bad idea, है ना। पर the reason why they did that 40 years back proved to be right, which is economic growth, and they had it, and now obviously they have a different problem, तो अब वो कुछ और करेंगे, they will create another policy to fix that problem. So why do the both of you think that कि population is not a problem for India, or population growth is not a problem for India? ये मेरा पसंदीदा विषय है। क्यों? So actually विनीत, आप जो कह रहे हैं ना, ये बहुत कॉमन धारणा है भारत में। अब मैं पब्लिक पॉलिसी में इतने लोगों से बात करता हूँ ना, जो हम लोग एक कॉजल चेन बनाए अगर कि भारत का प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहली चीज शायद मुझे लगता है लोगों को ये लगता है कि भारत की आबादी ही भारत का प्रॉब्लम है, सबसे द बेसिक प्रॉब्लम, यू नो, इवन पॉवर्टी का प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू इट, ऐसे। तो ये एक चीज है, और इसीलिए थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि शायद पॉपुलेशन प्रॉब्लम था, एक टाइम पर था, और 1950-60s में बहुत लोगों ने इसके ऊपर लिखा भी है। लेकिन मेरा मुद्दा यह था कि आज के समय पर वो प्रॉब्लम जो सॉल्व करना था वो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हम लोग देखें, मेजर करते हैं हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट से। आप कैसे कम करोगे लोगों के आबादी को, और लोग ज्यादा लोगों का जन्म नहीं होना चाहिए या फिर ज्यादा लोग मरने चाहिए। अब हम लोग मारना तो नहीं चाहते लोगों को, है ना, तो अब ये चाहते हैं कि लोगों की जो जन्म की जो गति है वो कम हो, तो वो भारत में ऑलरेडी हो चुका है ना। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी वो कम से कम 5 या 6 थी पर रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन इन 1960। वो अभी रिप्लेसमेंट रेट पे पहुंच चुकी है, 2.2 है। कई सारे राज्यों में तो रिप्लेसमेंट रेट से और कम भी है। तो मुझे लगता है कि वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, उसको अब और क्या करोगे, मतलब व्हाट एल्स कैन यू डू। तो मुझे लगता है कि उस पे और तवज्जो देने से ना हम लोग ये भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम इज अंडर गवर्नेंस एंड नॉट ओवर पॉपुलेशन। तो ठीक है, ओवर पॉपुलेशन एक टाइम पे था, अब उसको सॉल्व हो चुका है। अब अगर हम लोग सरकार को बोले कि यार देख, सरकार बोलेगी देखो कोविड तो स्प्रेड होना ही था क्योंकि हम लोगों की डेंसिटी इतनी ज्यादा है और लोग इतने ज्यादा हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक कारण दिया जाता है टू गिव एक्सक्यूज टू गवर्नमेंट्स इनएफिशिएंसीज और इनकेपेबिलिटीज। तो वो मुझे लगता है गलत है। हो गया, वो प्रॉब्लम था और वो सॉल्व होने की कगार पर है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। इसका बहुत एक रिलीजियस एंगल भी है विनीत, आपको पता ही है। लोगों को लगता है कि किसी रिलीजन्स का बहुत ज्यादा है, और वो भी डेटा नहीं है। मैंने हम पिछले एपिसोड में लिंक भी दिया था, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो थिंक टैंक है पॉपुलेशन के ऊपर ही, उन्होंने काफी कुछ स्टडीज किए हैं, और ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट गिरा है वो सभी रिलीजन्स के लिए गिरा है, सभी राज्यों के लिए भी गिरा है। जैसे दक्षिण भारत में लोगों को लगता है कि यूपी में कुछ नहीं हुआ है, यूपी में अभी भी बहुत सारे आबादी है, लेकिन आप वो भी देखें, टोटल स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं दोनों के, लेकिन डिक्लाइन दोनों में हुआ है।
ये सही बात है, हाँ। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, चाइना का जो आपने कहा, वो ये तो कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन वाला चीज है एक्चुअली। चाइना में देखेंगे आप, और मेफंग की बहुत अच्छी किताब है इसके ऊपर, तो उन्होंने इस पे ऊपर लिखा है कि ज्यादा आबादी चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी थी, प्रॉब्लम नहीं था, वो एक करेक्ट, वरदान था उनके लिए, क्योंकि जो लो कॉस्ट लेबर मिला उनको, जो एफडीआई आया, और द मास एम्प्लॉयमेंट एंड मास प्रोडक्शन जो था वो इसीलिए हो पाया क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा लोग थे एक जगह पे, तो वो प्रॉब्लम नहीं था उनके लिए। और जो गिराव हुआ है चाइना में भी, काफी लोगों को लगता है वो गिराव हुआ है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से, लेकिन इट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ना, जैसे समृद्धि एजुकेशन। बढ़ती है, हाँ एजुकेशन, आप शहरों में आते हैं, शहरों में लोग कहाँ पर से छोटे घर हैं, कौन 5 बच्चे रख सकता है, तो ये तो भारत में भी हुआ है ना विनीत, हमारे पेरेंट्स के हाँ, जनरेशन में हाँ, 5-6 11 लोग थे, बच्चे। और सडनली आप देखेंगे कि उनके जनरेशन से जब वो माता पिता बने तो द ड्रॉप वाज वेरी ड्रास्टिक, 5-6 से सीधा 1-2 हो गए हैं, है ना, तो वो हुआ है। तो वो चाइना में भी हुआ है, तो काफी चीज वो वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, और तो वो भारत में भी हो रहा है। और हम लोग भूल जाते हैं कि जो ज्यादतियां हुई हैं उस वजह से, वो किताब में लिखा है कैसे वन चाइल्ड पॉलिसी के जब टारगेट्स दे दिए थे चाइना में, तो किस किस तरीके से लोगों को फोर्सफुली अबॉर्शन कराए गए हैं, लोगों को जेल कर दिया गया है, तो वो चीजें मुझे लगता है कि भारत जैसे समाज में नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मेरा विचार इस पर ये। ओके, अब सौरभ, आप क्या बोलते हैं? मैं आई मीन नहीं तो नहीं, मतलब प्रणय ने तो एकदम सब कवर, और मेरे को लगता है कि ये जो ये पॉपुलेशन वाली चीज पे मैं तो बहुत टाइम से कन्विंस था कि ये थोड़ी गड़बड़ है। मैं तो एक थोड़े फंडामेंटल तरह से जाता हूँ कि आप कभी भी ना लोगों की पर्सनल फ्रीडम पे अगर आप चोट पहुंचा रहे हैं तो मेरे को वैसे ही अनकंफर्टेबल लगता है वो आइडिया। और मुझे बहुत ये चीज लगती है, और हिंदुस्तान में हम लोग, मैंने देखा, बहुत कंफर्टेबल हैं लोगों के पर्सनल फ्रीडम को कर्ब करने के लिए। मतलब और इतना ज्यादा हम लोगों, अगर सब लोग मिलके बोले कि जैसे डिमोनेटाइजेशन था कि भाई आपके, अब आपकी जेब में जो नोट रखा है अब वो आपका नहीं है, खत्म, सब मिलके बोल रहे हैं, सबने मान लिया बड़े अच्छे से। तो मुझे लगता है कि एक हमारे देश में काफी हम लोगों को अपने से बच के रहना चाहिए बहुत। हम लोग काफी ज्यादा राइट कि हम अपने ही बहुत बड़े दुश्मन हैं, जो कि हम लोग अपने ही आजादी पर कुल्हाड़ी मारने को बहुत जल्दी रेडी रहते हैं। तो जब भी कोई हमारी आजादी पे कुछ करे तो पहले तो हमको वो चीज से, तो हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि भैया ये क्या हो रहा है, भैया तुम मेरे को कैसे बता सकते हो कि मेरे को क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैंने जो किया, और उसके अगर जो कॉस्ट आ रहे हैं तो आप वो फिक्स कर लीजिए। ऐसा थोड़ी है कि फ्री में चीजें मिल रही हैं दुनिया में, और हिंदुस्तान में तो बहुत कुछ नहीं भी मिलता है ऐसे फ्री में, तो ऐसा सोचने की क्या जरूरत है हम लोगों को इस तरह से। तो ये मुझे लगता है कि आई मीन मैं तो बहुत अनकंफर्टेबल, लेकिन प्रणय ने तो एकदम आई थिंक सारे जिसको कहते हैं ठोस तुमको क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सारे आर्ग्यूमेंट दे दिए, पर मेरा तो थोड़ा फिलोसॉफिकल ऑब्जेक्शन है इस पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। विनीत, पर मैं आपकी राय सुनना चाहता हूँ। तो ये जो है, तो I'll tell you what my feelings are. तो एक तो this is, आपने जो आंसर दिया कि rate of growth is decreasing, it is a very I think it's a very misleading indicator of the problem, which is yes, the rate of growth is decreasing, but still the number is still very large, है ना। तो जैसे कि आप स्टार्टअप में बोलते हैं 300% इंक्रीज इन MRR, दिस इज रेकरिंग, पर तुम स्टार्ट 10 से करोगे तो 300% इज नथिंग, है ना। तो सो इन व्हाट आई थिंक इज दैट आप सही हो कि द रेट ऑफ ग्रोथ हैज डिक्रीज्ड, but still the volume of growth, that is the number of people being born with limited resources, and we are assuming the natural resources of the country are limited, right? Now the argument can be made that efficiency in utilizing these natural resources but there is no country in this world where the government is efficient, and expecting the government to be efficient, I'm sorry, I'm speaking in English, not Hindi. So an expectation from
a government, especially a democratic government, where to be efficient at a large scale is an unrealistic expectation because it has not been shown to be true anywhere else. At least I have not seen any efficient government at a large scale. Yes, countries like where I'm living, Luxembourg, Norway, they are small countries. It's easy to be efficient. So putting the onus on the government to be efficient to distribute resources is asking too much than a blanket policy of reducing whatever the child, one child, two child policy. So in that sense, I feel like there is a problem with the population. There is a problem because we don't have the ability to allocate resources properly, and we have limited resources. We have problems with water, we have problems with sanitation, we have all these massive problems. And if the volume of people keeps increasing at a rate that you say is less, but still the volume is much higher than any of the changes that we can bring. So that's the problem. The problem is not necessarily that population growth problem, but it is the problem aa raha hai because of that increase in sudden volume of people that the infrastructure can't handle. So that's why I feel that there is a problem with that. Then the second thing, I think this is a more nuanced idea. I feel like to improve anything, you need to track it in some way. And the higher the population you have, the diverse the population you have, it's much more difficult to track what are people doing. Are they doing the right thing? Are they, applying for the right subsidies? Jo bhi whatever a government needs to do to improve the life of its people, it is unable to do it because our population is so large. And we are a democratic government, so we are not like China where we can just hammer people into submission. So in a democratic setting, I think it is a big problem. And startups mein ye bolte hain ki benevolent dictatorship, which is I'm a dictator but I'm benevolent, and but we can't do that also to create real change. So this decrease in population growth is happenstance. It has happened, but we didn't do anything to do it. Like, it could have not happened, it could have gone more, and then you would have a bigger problem. So to say that it's not a problem because it has gone down is, I think, a wrong way of thinking. It happened to be that way. It turned out to be that way because of education and women's employment and women taking charge of their ability to have kids and education. I mean, there's a whole study around that. But so that's why I think it's a problem, because I think expecting the government to allocate resources efficiently is an absolutely unrealistic expectation, because it's never happened in centuries. इसमें मैं बस एक चीज ऐड करूंगा, लेकिन विनय, तुमने काफी बार जरा थोड़ा डेमोक्रेसी को जो दोष दिया है ना, तो मेरे हिसाब से एक्चुअली उल्टा है। डेमोक्रेसी में बहुत आसान होता है ये करना, क्योंकि जितने भी लोग हैं आपकी उतनी सरकारें हैं। एक हम हिंदुस्तान में हमेशा ये भी सोचते हैं कि सरकार है, सरकार नहीं है हिंदुस्तान में, सरकारें हैं, और जितने लोग हैं उतनी सरकारें होंगी। तो एक ये क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन भी है ना, तो एक हम हमेशा सोचते हैं, और इसीलिए सोचते हैं एक आदमी होगा, बस एक ही आदमी, उसको 130 करोड़ लोगों को देखना, ऐसा थोड़ा। जितने लोग हैं, और डेमोक्रेसी में तो यही मतलब होता है ना कि लोग आपस में मिलके अपनी गवर्नेंस कर रहे हैं। सही बात है, तो but that doesn't happen, हैं, ना? उतनी नहीं, वैसे होता भी है ना। अब आप देखो, उतनी सरकारें हैं, उतनी पंचायतें बनेंगी, उतनी कॉर्पोरेशंस बनेंगी, और कुछ चीजों का इसमें ये है कि आप उतना ज्यादा डेलीगेट करो पावर्स को फ्रॉम एक सरकार से बाकी सरकारों। तो यही है कि जिसको बोलते हैं, मतलब एक पुरानी ग्रीक माइथोलॉजी होती है ना, जिसमें बोलते हैं कि भाई अगर आप बिस्तर पे लेटे हैं और बिस्तर छोटा है तो टांगे नहीं काटते हैं, बिस्तर बड़ा करते हैं। सही बात। ठीक है। हाँ। तो अगर आपका बिस्तर छोटा हो जाएगा तो आप अपनी टांगे थोड़ी काट लोगे। तो ये वाली जो चीज है, ये हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि अरे सरकार कैसे कर लेगी, तो लोग कम कर दो। अरे सरकार सुधार सकते हो, हम ही से सरकार। इनफैक्ट डेमोक्रेसी में आसान है, क्योंकि डिक्टेटर बोल सकता है यार मेरे से नहीं हो रहा, अब तुम कम हो जाओ। ठीक है, क्योंकि डिक्टेटर बोल सकता है यार मैं तो एक ही हूं ना, मैं कितना देख लूंगा, मेरे से इससे ज्यादा नहीं निपटा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है गलत है। दूसरा, एक हम आप जिस परिवेश से आते हैं, हम लोगों को लगता है बहुत, अरे हिंदुस्तान में पानी, सैनिटेशन, ये सब जो है, ये 80 से 90% लोगों के पास नहीं है। ठीक है, और वो बढ़ ही रहा है ओवर टाइम।
पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो बढ़ रहा है। और इन सब चीजों की मैंने देखा पॉपुलेशन की कंप्लेन वो लोग करते हैं जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो कोई कंप्लेन नहीं करता। ठीक है कि ये अरे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम, अरे तुम्हारे पास गाड़ी है, बचपन से सैनिटेशन था, बचपन से नल में पानी आता था, नल में पानी अब आना शुरू हुआ है आधी आबादी को हिंदुस्तान में। ठीक है, तो जिनके तो हम किस मुंह से कंप्लेन कर रहे हैं? ये थोड़ी, मेरे को लगता है यहाँ पे ना कोई एक डर रहता है कि अरे ज्यादा लोग आके मेरा छीन लेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। ये एक डर है हमारे दिल में कि अरे जैसे शहर में लोग आते हैं, इवन जो लोग मैंने देखा यूएस चले जाते हैं, वो बाकी लोगों को बोलते तुम बता रहे हो, उनको लगता है हम आके जरा उनके जॉब ले जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाने वाला। ठीक है, तो जो लोग शहर आ जाते हैं वो बाकी गांव वालों को बोलते तुम मत आओ, और ये उसी तरह से जो लोग पैदा हो गए हैं वो दूसरे लोगों को बोलते तुम पैदा मत हो। ये सब एक ही कड़ी का और एक ही मानसिकता का, मेरे ख्याल से एक ये अभाव की मानसिकता है कि जो मेरे पास है वो चला ना जाए, छिन ना जाए, मैं ऑलरेडी कम है। तो ये मुझे लगता है ये अभाव की मानसिकता क्यों हो हमारे, ये मुझे लगता है मानसिकता की बात है। और तुमने वो ठीक बात कही, शायद पॉपुलेशन कम हो गई, हो सकता है कम ना होती तो नहीं होती। क्यों कम होनी चाहिए, है ना? हर स्पीशीज का सक्सेस तो एक्चुअली उसका नंबर से होता है। हम लोगों को ठीक से रहना आना चाहिए, ऐसा भी नहीं रहना चाहिए कि हम दुनिया की हालत खराब कर दें, और कोई इतने ज्यादा भी नहीं है हम। अगर तुम पूरे हिंदुस्तान का मैप देखो, अगर तुम क्या कहते हैं न्यूयॉर्क की आपकी डेंसिटी कर दो ना, तो मेरे ख्याल से एक गुजरात स्टेट में सारा हिंदुस्तान सिमट जाएगा डेंसिटी वाइज। हाँ, तो ऐसा कोई, यहाँ कर्नाटका में देख लो, लोग बैंगलोर में बड़े परेशान रहते हैं, बैंगलोर से जस्ट बाहर निकलो तो मीलों तक इंसान नहीं दिखता। जैसे रीसेंट डेटा मैंने देखा था, the 4 southern states are more denser compared to the central and north Indian states, जबकि हमारी संकल्पना ये है ही नहीं, हम लोगों को लगता है वहां पर लोग ही लोग है और जगह ही नहीं। तो राजस्थान तो खाली है, कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश में सिर्फ फॉरेस्ट है, 14% इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एरिया। तो एक्चुअली ऐसा, हाँ, पर विनीत मैं आपके पॉइंट्स को और थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। एक conceptually allocation of resources is not the main function of the government, हम लोगों को लगता है वो है, पर एक्चुअली वो नहीं होना चाहिए। और हम लोग तो यही बोलते रहते हैं कि सरकार को कम चीजें करनी चाहिए, अच्छी वो चीजें अच्छे से करनी चाहिए। तो एलोकेशन, हाँ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो तब करना चाहिए जब यार सरकार, किसी भी इकोनॉमी में कुछ लोग होंगे जिन तक संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक पहुंचाने के लिए सरकार को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। पर वो मेन गोल नहीं होना चाहिए सरकार का। सरकार का मेन गोल होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, पब्लिक गुड्स, जिसे देयर इज अ पब्लिक गुड्स, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है थिंग्स व्हिच आर पब्लिक गुड्स। तो उन चीजों को प्रोविजन करना है, वो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है। तो वो करना है हमें। सरकार एफिशिएंसी रिसोर्सेज में जाएंगे तो हाँ, हम लोग उसी प्रॉब्लम पे पहुंचेंगे जो आपने कहा। करेक्ट। दूसरा, जो ये 300x वाला आपने बात कही, उससे थोड़ी अलग चीजें यहाँ पर एब्सोल्यूट आप भी देखें तो जब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 पहुंच जाता है, उसके बाद एब्सोल्यूट नंबर्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। हम लोग पहुंचे नहीं है, पर हम लोग पहुंच जाएंगे, मतलब कुछ शहरों में, कुछ स्टेट्स में तो पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो आप देखेंगे जैसे डेटा है 2035 तक जो प्रोजेक्शन है, हम लोगों की नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, द वर्किंग एज टू नॉन वर्किंग एज जो रेशियो है, दैट वुड हैव पीक्ड। तो उसके बाद से तो घटाव ही होने वाला है। तो इसका मतलब है हम लोग वॉल्यूम वाइज भी एक टाइम के बाद श्रिंक हो जाएंगे जिस ट्रैजेक्टरी पर जा रहा है। तो वो पहुंच चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, नो, तो हाँ, इतना दूर नहीं। तो उससे उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो मैं तो बोलूंगा शायद, और मैं बताऊं विनी, तो मेरे ख्याल से कुछ टाइम में सरकार को एनकरेज करना पड़ेगा कि भाई बच्चे और पैदा हो तो जो है इकोनॉमी का बैलेंस रहेगा, वरना हिंदुस्तान को बहुत दिक्कत आने वाली है 2035 के बाद, जब डिपेंडेंसी रेशियोज खराब होने लगेंगे। Okay, I mean, like I said, I think my whole thing is your argument is that this is what
an ideal government should ideally fix all of these issues. नहीं मैं तो कहता हूँ सरकार को हटाओ बीच में से, सरकार का इससे क्या नहीं, लेना पर देना? सरकार के से बिना हिंदुस्तान नहीं, आधी तो सरकार के बिना हिंदुस्तान चल रहा है ना। नहीं, पर वो तो अरे ज्यादा ही आइडियलिस्टिक सरकार हो गया ना। हिंदुस्तान में कोने कोने क्या- तक पहुंचती नहीं है। हम तो कैसे हिंदुस्तान हटाएंगे? की खासियत ये है कि हम बिना सरकार के चलते हैं। So I am also pro small government too. I also want less government, but the point is the reality की है government कुछ नहीं कर सकते उसके, like they have वो ठीक है। हाँ, तो we have to think of solutions within certain constraints that we have, right? So in that sense, if I think about it, I cannot think of and like Pranay said, okay, you want to have a government that is efficient in certain aspects. That is an idealistic view. Yes, absolutely. Democracy in idealistic terms should function absolutely well, like you said. There should be small governments in different areas. But in that episode itself, where you both discussed how that is not the reality, where the power lies in one, in like, you know, the, I think you guys discussed that. लेकिन पूरी तरह से भी नहीं है। I mean, हाँ, पर यही हिंदुस्तान में हमेशा होता है, कोई चीज पूरी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। हमारे पास सरकारें हैं और कुछ चीजें चलती हैं लोकल, और कुछ चीजों में सरकार को लगता है वो बड़ी पावरफुल है, लेकिन एक्चुअली उसके हाथ वहां तक पहुंचते ही नहीं है। फाइनली समाज आपस में चल ही रहा होता है। नहीं, वो तो है, वो तो I agree with you 100% कि the government is not really helping anybody do their day-to-day stuff and वो तो है। तो कम लोग होंगे तो क्या होगा विनीत, मेरे को ये हाँ, तो बताओ। वो तो मैं समझ गया हूँ, पर बट इन दी एंड ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो the government only, like you can't go and build a road, right? You can't do it. नहीं, क्यों? सरकार भी आजकल तो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज बनाती हैं। बनाती नहीं है, वो बनाती है, पर वो उसके लिए परमिशन भी चाहिए होता है। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी तुम्हें परमिशन चाहिए। ठीक है, तो इन दैट सेंस हाँ, तो अभी इफ यू गो एंड स्पीक टू एनी कॉन्ट्रैक्टर दैट इज ट्राइंग टू बिल्ड क्या बोलते हैं हाउस, है ना, तो बिल्डिंग, दे हैव टू गिव अ लॉट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट एज करप्शन, right? So the point that I'm trying to make is that as much as, even if you think that the private sector is the one that is going to fix our problems, when it comes to infrastructure, the way our laws are written is that for every infrastructure development that needs to be done, the government has to either give a tender, which is a corrupt process in itself, and or they have to be bribed a lot to get that allocation, even if you have to build a small road. इन चीजों में करप्शन से क्या प्रॉब्लम है? जितने ज्यादा लोग होंगे उतना पैसा खिलाएंगे। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो that becomes a problem with the infrastructure. तो अगर नहीं क्यों, वो पैसा खिला के काम करवा लेंगे ना अपना। करप्शन से मैं मानता हूँ कि कोई एतराज हो सकता है कि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन काम होने में करप्शन से क्या प्रॉब्लम है? करप्शन हो के काम तो ही चल ही सकता है। तुमको लगता है चाइना में करप्शन नहीं है? काम चलता है ना करप्शन के साथ वहां पे। चाइनीज करप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, देखो अभी फर्क पे आ गया। देखो, करप्शन से काम कम नहीं होता है, काम ज्यादा करने से तो पैसा खाने के ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं corruption, I'm not just saying corruption is the problem. I'm saying that expecting the government to be efficient is the problem. Efficient ना भी हो क्या? Actually, efficiency is not what is required of the government. Also, like when we जब हम लोग देखते हैं सरकारों के बारे में, तो we judge governments on few parameters. For a corporate, efficiency will be सबसे ज्यादा जरूरी बात होगी। लेकिन हम लोग जब सरकारों के बारे में सोचते हैं तो there are other parameters. Equity, effectiveness, efficiency is one of them. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी है। तो हम लोगों को वो चीजें इक्वेट करें। और एफिशिएंसी तो, पर आपने देखा विनीत, आप तो अमेरिका में रहे हैं, अमेरिका में भी सरकारों ने बहुत अच्छी चीजें की है ना। ऐसे नहीं है कि सरकार, और वहां भी 300 मिलियन लोग तो हैं ही ना, तो फिर भी सरकार ने that's nothing. I mean, America is a much larger करोड़ है, हमारे यहाँ 135 करोड़ है। हाँ, 1/3 है। बस 1/3, 1/4 है, तो उसमें क्या हुआ? फिर भी, लेकिन आप देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 300 मिलियन इज स्टिल बड़ा नंबर है। आप छोटा भारत के कंपैरिजन में मत देखिए, बड़ा नंबर। But compared to their natural resources, it's much less because they are much more, like they have such oil, like they just have a lot of natural resources compared to. नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज का तो आर्गुमेंट ही नहीं है विनीत। नेचुरल रिसोर्सेज जहां ज्यादा है वहां तो और ही खराब हालत होती है। तो आप जापान को देख लीजिए। जापान में कोई क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, पर जापान में समृद्धि है।
जापान की सरकारों ने काफी चीजें की। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज तो अलग है, ब्रिटेन में क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन्होंने कई चीजें की। तो ये रिसोर्सेज तो सरकारें और कम्युनिटीज ढूंढ लेती है जगह, अगर आप अपने पास नहीं है तो और किसी चीजों में वहां पे बैठ बस जाते हैं वगैरह वगैरह। आप बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश कितनी घनत्व से भरा हुआ है, लेकिन 50 सालों में उनका जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से बढ़ गया है, अभी भारत के भी पास आ गया है। तो काफी सॉल्यूशंस है। ये रिसोर्सेज का आर्ग्यूमेंट तो बहुत पुराना है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी तो रिसोर्सेज है ना। Okay, I mean, I don't know how to do more Pulyabazi, but I think that I understand what you're saying. I do disagree on a lot of things because, for example, if you look at Japan's history, right? Japan is very rich because they had a very, very bloody history, extremely bloody history, where they consolidated power under the king, right? And that's what led to their just enormous wealth. India doesn't have that. India has never had that. India has always been the country that's been plundered by, everybody, right? So India in general, we are not a cohesive. और जो भी हम प्लंडर बोलते भी हैं वो भी इतना ब्लडी नहीं, कभी हमारे यहाँ वो ब्लडी नहीं था या यूके की तरह कोई किसी ने भी कभी 20% आबादी हिंदुस्तान की कम हो गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है, जो कि बाकी देशों में हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 में तो मेरे को लगता है हिंदुस्तान अकेला देश होगा, हम बोलते हैं हम कॉलोनी थे, ये थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन जो कि हमारे मालिक हैं, उनके ज्यादा लोग मरे, हमारे कम अनुपात में। कभी ऐसा होता है कि गुलाम लोगों के लोग कम मर रहे हैं और मालिक लोग ज्यादा मर रहे हैं लड़ाई में? फिर वैसे हम लोग जापान की बात आ गई, तो जापान में मुझे लगता है कि मेजी रेस्टोरेशन सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस था, और मेजी रेस्टोरेशन का कॉन्सेप्ट ये था विनीत, जो कि बहुत जरूरी है। उन लोगों ने बोला कि हमारी जो इतने हजारों साल की संस्कृति है वगैरह वगैरह ठीक है, लेकिन हमें कॉपी करना है, और हम लोग वो करेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज ने किया है। और उन्होंने मतलब 10-20 सालों में, एक जनरेशन में उन्होंने काफी चीजें कॉपी कर ली। तो उसका बहुत बड़ा महत्व था उनकी समृद्धि में, ना कि ये वॉर्स वगैरह तो थे ही, उनसे भी इफेक्ट हुआ होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जो हिस्ट्री में जो टर्न लिया उन्होंने, ये किया था। हम लोग आज भी ये सोचते हैं कि जो वेस्टर्न से आएगा शायद वो खराब होगा, या कुछ लोग सोचते हैं जो सब कुछ वेस्टर्न से आया वो सही है। तो हम लोग उस मामले में रह गए ना, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं भारत में। और हम लोग आज भी हम लोग सोचते हैं, कई जैसे पब्लिक कॉलेज में तो लोग सोचते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री क्यों चाहिए, बड़ी इंडस्ट्री अच्छी नहीं है हमारे लिए, हमें फिर से एग्रीकल्चर ही करना चाहिए। तो हम लोग कॉपी भी नहीं करना चाहते ना ढंग से, जापान ने कॉपी किया। जापान में जो जापान लास्ट पॉइंट है वो जापान बोल रहा था, जैसे मैं किसी को बोल रहा था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में शाहजहां के टाइम से आई थी, ठीक है, और पहले 100-150 साल तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, चुपचाप से ट्रेडिंग ही करते थे। पर किसी ने कभी ये नहीं पूछा ये कंपनी क्या बला है, हम इंडिया में कंपनी नहीं बना सकते क्या? एक 150-200 साल और वो आके बोलते भी थे हम कंपनी है, कंपनी बहादुर, कंपनी पेंटिंग, मतलब कंपनी एक वर्ड था इंडिया में, सब जानते थे कि ये कंपनी है, और वो दुनिया की दूसरी या तीसरी कंपनी थी, ठीक है ना। दुनिया में उससे ज्यादा कंपनी, पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, फिर ये इंग्लैंड की कंपनी बनी, राइट। तो पर आपके देश में 100 साल से एक कोई नया जानवर आया कंपनी नाम का, तो आप मतलब एक बार सोचोगे नहीं कि ये क्या चीज है? मैं भी कंपनी, हम नहीं एक कंपनी बना सकते क्या? पर हमने नहीं बनाई। तो एनीवे, बैक टू यू विनीत। हाँ, so going to the Japan thing, if you read about the Meiji stuff, it was an iron fist over Japan. It wasn't like the way we India rules, right? A very liberal democracy, kuch bhi karo ye. It was a very it was kind of almost the Chinese type thing. Like an emperor, na? Emperor, it was like an emperor. wala time tha na? So my point is that yes, it is possible if you have a large population to not necessarily control. I don't think we need to control our population, but to sweep it under the rug that it is not a problem, I think is नहीं, पर यूरोप ने लेकिन विनीत किया ना, यूरोप में भी बहुत पॉपुलेशन थी और उसकी वजह से उन्हें दिक्कतें हुई, लेकिन उन्होंने, अब इंग्लैंड की जो प्रॉस्पेरिटी थी उन्होंने तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंडर में करी, उन्होंने तो राजा की पॉपुलेशन 500 साल पहले ही बहुत कम कर दी थी,
है ना, राजा की पावर 1600 कुछ में या जब भी, राइट, क्रॉमवेल के टाइम। तो अब लेकिन उन्होंने तो ये, मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये शायद रेड हेरिंग है, मतलब ये हमको ये ऐसे लगता है, अरे ऐसा है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हमारे शायद राजा भी होते तो क्या हम ज्यादा कर लेते क्या, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि राजा होते तो ज्यादा ही कर लेते। तो ये मुझे लगता है कि कुछ देशों ने बिना राजा के भी किया, कुछ देशों ने राजा के साथ भी किया। दूसरे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन है, जो कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ले लो, राइट, पॉलिटिकल प्रोसेसेस अलग अलग हों, लेकिन टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है, नई चीजों को सीखना है। ये चीजें जो है ये कॉमन है ग्रोथ में। इंफ्रास्ट्रक्चर या जिसको बोलोगे तुम कि डिसेंट्रलाइजेशन, चाइना में डिक्टेटरशिप है पर इंडिया से ज्यादा अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन है पावर का। और ये चीजें हैं, हाँ, ये दे में भी करप्ट, बट स्टिल डिसेंट्रलाइजेशन से करप्शन बढ़ेगा ही, डिसेंट्रलाइजेशन से करप्शन हमेशा बढ़ता है, लेकिन देयर इज वेरी गुड डिसेंट्रलाइजेशन इन चाइना, जो कि इंडिया में नहीं है। तो ये कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर जगह दिखेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम, मेरे ख्याल से अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, हमको देखना चाहिए कि सक्सेस के पीछे के कॉमन रीजंस क्या हैं। Fair enough. Hopefully we will have a successful political system soon in the next 150 years. ये तो गलत चीज बोल दी। We can succeed with without the government system. No, we can succeed with any political system. पर मुझे लगता है कि ये एक पावर है इंडिया का। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो हमेशा लोग पूछते हैं कि यार ये क्या है। मैं बोले इंडिया में बहुत पीसफुल है लोग, तो अगर कुछ लाइक वो चलता है एटीट्यूड है ना, इज व्हाट इज एक्चुअली सर्वाइविंग एंड हेल्पिंग अस सर्वाइव, कि अरे चलता है यार, पावर नहीं, ठीक है। इफ यू कम हियर, लाइक अभी लक्समबर्ग में रहता हूँ मैं, पावर चला गया ना 2 मिनट के लिए, पूरा फेसबुक ग्रुप्स, एक्सपायर ग्रुप्स, पावर नॉट फॉर 2 मिनट्स। इंडिया में क्या 2 घंटे 3 घंटे 2 दिन, अरे ठीक है चलता है, चलो बैठते हैं यार, क्या है उसमें, है ना। तो वो जो चलता है एटीट्यूड है ना, वो इज एक्चुअली गेटिंग, आई फील, very important for a long time in India's prosperity. We are, and I think वो आता है because India used to be a very prosperous nation. आपने जो वो लास्ट में वो जो आर्कियोलॉजिकल वो उस एपिसोड में आप we talked about how the Indus Valley civilization was very like prosperous और कुछ फाइट वाइट नहीं होता, सब चिल मारते थे। तो वही है कि वही अभी हमारा जो वो हो गया ना कि we are very accepting as a nation for different ideas, different cultures, very accepting for problems, and we are very accepting of people's faults जो दूसरे countries में नहीं है, because you know they are very monolithic or something, what do you call it, they are very monocultural, so they have a very strict code of conduct. Whereas in India, because we are so multicultural, our code of conduct is very dispersed, है ना। तो कोई वेजिटेरियन खाता है, कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता, कोई प्याज खाता है, कोई प्याज नहीं खाता, ठीक है, सब चलता है, it's all a part of life. So that diversity is a good and a bad thing, because bad in sense like we are not annoyed with the things that don't work, because we are like चलो चलता है, but that's also good in one. So हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात कही विनीत। जो आपका जो पॉपुलेशन वाला चीज है ना, इस डिस्कशन से मुझे लगता है मेन थिंग इज भिन्नता, जो डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी का आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले, कितने बेनिफिट्स हैं, और शायद भारत है यार इतना बड़ा देश है क्योंकि हम लोग इतने डाइवर्स हैं। तो और उसका ज्यादा हाइपर डाइवर्सिटी के कुछ कॉस्ट्स भी हैं, और क्योंकि हम लोग किसी भी चीज पे अग्री नहीं कर पाते लोग। हम भारत के बाहर जाओ तो लोग हमेशा आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन किताब की बात करते हैं, तो वो चीज है, उसका कॉस्ट है। तो भारत इज sui generis, a concept in itself. So स्वयंभू and I think इसलिए this पुलियाबाजी, I think concept really resonates with people, because हम ऐसे ही, like this is how we talk, this is how we disperse ideas. It's very free flowing, एकदम, yeah, I disagree with you, but let's agree to disagree. In other countries, it's not like, if I disagree with you, you're my enemy, I am against you. If I disagree with you in one point, then I'm against you in all other points. वो I think ये जो पुलियाबाजी ने ऐसे पकड़ा है, that nerve, if you may, so I want to give you credit. So I want to get round this all up in a nice ribbon, and say that that I think ये जो आपने जो nerve पकड़ा है कि पुलियाबाजी का, discussing ideas in Hindi, which also resonates लोगों के साथ, तो I think that's very powerful, and that's why
हम भी फैन हैं और आपके बहुत सारे फैन भी हैं। ट्विटर पे तो आपने लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो प्रणय, आपका, यू सेड दैट कोई क्वेश्चंस पूछ रहे थे लोग और हाँ, तो एक्चुअली हम लोगों ने सवाल पूछे थे हमारे श्रोताओं से कि आप क्यों सुनते हैं भाई पुलियाबाजी, हजारों लाखों पॉडकास्ट है, आप क्यों सुनते हैं? तो मतलब लोगों ने कुछ जवाब दिए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा लेकिन मेटा डेटा मैं बता देता हूँ आपको। तो मेन 3 पॉइंट्स बोले थे लोगों ने। एक तो जो मुझे बहुत शॉकिंग लगा, लोगों ने कुछ बोला था अपनी हिंदी सुधारने के लिए सुनते हैं वो। तो मुझे थोड़ा डर भी लगा क्योंकि हमारी हिंदी खुद की इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये भी है कि कई लोग, जैसे विनीत मैंने बोला, लोग अमेरिका से सुन रहे हैं, मिडिल ईस्ट से सुन रहे हैं, शायद उनको हिंदी सुननी है और एक इस तरीके की चर्चा तो होती नहीं है हिंदी में, मैंने बोला आपको। तो ये विषयों को हिंदी में सुनने का कुछ एक मजा आता है लोगों को, तो ये एक कॉमन रिस्पॉन्स था। दूसरा लोगों ने बोला हाँ ज्ञानवर्धन के लिए, तो किसी ने बोला था कि नर्डिंग आउट इन हिंदी इज नॉट पॉसिबल एनीवेयर एल्स, तो ये शायद उनको एक माध्यम मिलता है, तो वो मुझे अच्छा लगा। और तीसरा जो मेरा फेवरेट रीजन है, परिवार वालों से चर्चा करने के लिए। तो जैसे एक काफी जानी मानी डेटा जर्नलिस्ट है गुरमन, उन्होंने ट्विटर पे लिखा था कि किस तरीके से वो अपने पेरेंट्स को सुनाती है जब ट्रैवल कर रही है कार में, और वो लोग पॉज करते हैं कुछ कुछ जगह पे और फिर डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स से वो कि ये पॉइंट आपको क्या लगा, आपको क्या लगा वगैरह ना। तो ये एक चीज है जो लोगों ने बोला उन्हें पसंद आती है, वो अपने परिवार के साथ डिस्कस करते हैं इन विषयों पर। तो ये 3 कारण लोगों ने बोले, मुझे अच्छे लगे। एक और चीज सवाल था विनीत, और आपने भी लिखा था कि कोई टिप्स है क्या जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं, तो शायद उसी पर एक बात कर रहे हैं। और मैं आपके भी टिप्स सुनना चाहूंगा, आप भी एनबीए पे जो पॉडकास्ट चला रहे हैं उसके बारे में। तो मेरे हिसाब से और सौरभ आप भी ऐड कीजिएगा, एक तो पॉइंट सौरभ ने ऑलरेडी बोला था, कॉम्प्लीमेंटेरिटी हो तो अच्छा रहता है। तो सौरभ का पर्सनैलिटी पॉडकास्ट पे काफी अलग है मेरे से। सौरभ काफी सवाल पूछते हैं और मुश्किल सवाल पूछते हैं, मैं प्रिपेयर्ड सवाल पूछता हूँ, तो मैं पहले से लिख के रखता हूँ और गेस्ट को भी मैं पहले से लिख भेजता हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं ना, तो कंफर्टेबल भाषा नहीं होती कई गेस्ट के लिए, तो शायद एक कॉम्प्लीमेंटेरिटी चाहिए, एक चीज। दूसरा, स्टार्ट ऐसी गति पर शुरू कीजिए जो आप कंफर्टेबल हो। तो कई लोगों को प्रेशर ले लेते हैं हर हफ्ते करना है, तो आई थिंक एक सौरभ ने ये आइडिया दिया था कि 15 दिन में एक बार करेंगे, उससे ज्यादा हो ही नहीं पाएगा और वो बहुत जरूरी था, नहीं तो हर 7 दिन में तो हम लोग बर्नआउट हो जाते बहुत जल्दी। तीसरी चीज है जस्ट स्टार्ट, मतलब इक्विपमेंट वगैरह की एकदम आप इंतजार ना कीजिए, जो बेसिक इक्विपमेंट हो उससे बस शुरुआत कर दीजिए, बाद में इम्प्रूव करते रहिए। तो ये एक जरूरी पॉइंट था। और फाइनली हाँ, थोड़ी एडवांस प्लानिंग मुझे लगता है हेल्प करती है। जैसे कुछ सवाल आप भेज दीजिए पहले से गेस्ट को, तो लोग शायद और आसानी से चर्चा कर पाए, क्योंकि जैसे विनीत आपने शुरुआत इस एपिसोड की कि वो बहुत जरूरी थी, क्योंकि हिंदी आम माध्यम नहीं है इन सब विषयों का, गेस्ट को वार्म अप होने में थोड़ा समय लगता है। तो मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि पहले 15 मिनट में लोग वो नोट ढूंढ रहे होते हैं, फिर 15 मिनट के बाद वो भूल जाते हैं कि वो एक अलग भाषा में बात कर रहे हैं, फिर इट्स जस्ट फ्लो। तो इसीलिए अगर आप पहले से सवाल भेज दें तो शायद फायदा होता है, लोग थोड़ा बेहतर प्रिपेयर हो जाते हैं। तो यही मेरे पॉइंट्स है, आप दोनों का क्या मानना है? नहीं, आई थिंक तुमने सब अच्छे से कवर किए प्रणय। और मैं इसमें बोलूंगा कि जैसे खासकर फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो आपकी लिसनरशिप ज्यादा होती है, ऐसा होता है। लेकिन सिर्फ लिसनरशिप मत चेस करो, क्योंकि पॉडकास्ट आप अगर सही में चलाना चाहते हो तो आपको देखना है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम भी ज्यादा एपिसोड्स निकालते रहें और ज्यादा रेगुलर हों तो एकदम से लिसनरशिप शूट अप करती है, लोगों की हैबिट जल्दी डेवलप होती है, ऐसा लोग बोलते हैं, साइंटिफिकली है काफी कि हर हफ्ते करो तो बेटर है। पर हमने सोचा कि हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। हमारे लिए जो जरूरी है कि हम इसको सस्टेनेबली कर सके। और मेरे ख्याल से ये चीज काफी लोग, पॉट फेड वर्ड है, लोग जो है खुद ही बर्नआउट हो जाते हैं या
उनको, और मेरे ख्याल से 2 एपिसोड्स के बीच में इनफ टाइम नहीं मिलता, खासकर आइडियाज ऐसा, अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हो तो शायद रोज कर सकते हो हो, सकता है हाँ, क्योंकि रोज कुछ हो ही रहा है दुनिया में, आप उसको डिस्कस कर सकते हो। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। हम्म, ठीक है। और दूसरा मुझे लगता है कि जैसे प्रणय बोला, बस करो, बहुत ज्यादा परेशान मत हो, करते करते अपने आप अच्छे हो जाओगे, अगर अच्छे नहीं भी हो तो। सही बात है, प्रैक्टिस तो करने से ही आएगी, प्रैक्टिस और मेक्स इट, गलत होने से और ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगे ना, क्या फर्क पड़ता है। That's true. That's not that bad. हाँ तो I think हाँ प्रणय, तो obviously I run a podcast called Ball is Bay, NBA podcast है, तो हम भी बोलते हैं कि we are the largest podcast in an Indian accent, NBA podcast in Indian accent, कि हम इंग्लिश में बात करते हैं पर अपना our accent is Indian. तो ये मैंने शुरू किया था मेरे कोच अश्विन के साथ। तो हम हमेशा आपकी तरह NBA डिस्कस करते रहे, ये क्या हो गया, तो मैंने एक बार बोला कि लेट्स स्टार्ट समथिंग, कुछ तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया आपकी तरह ही, वी स्टार्टेड पुटिंग इट ऑन इंटरनेट आर्काइव, क्योंकि हमने बोला वी वांट टू, हम एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि कितना कितना गरीब हो सकते हैं हम लोग। है ना, तो वहां से शुरू किया। और हमारा जो पहला ब्रेक था, जब NBA इंडिया ने दे सॉ कि अरे कोई कर रहा है पॉडकास्ट इंडिया में, और तो तब देन वी स्टार्टेड, क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनलाइजिंग इट। तो मेरा जो हमेशा एक ही टिप्पणी होती है लोगों की कि लाइक जस्ट स्टार्ट और ट्राई टू मेक इट एज कॉन्वर्सेशनल एज पॉसिबल, क्योंकि जो पॉडकास्ट सुनते हो, अगर तुम ज्ञान दे रहे हो ना, तो बोरिंग हो जाता है सुनने में कि क्या ज्ञान दे रहा है यार, आई जस्ट वांट टू हियर अ कॉन्वर्सेशन अबाउट अ टॉपिक व्हिच इज इंटरेस्टिंग, बस खत्म। है ना, तो आई थिंक द बिगेस्ट पॉडकास्ट दैट एग्जिस्ट आर वेरी कॉन्वर्सेशनल, एकदम लाइट हार्टेड, नॉट क्या बोलते हैं उसे, ट्राइंग टू फोर्स द टॉपिक इनटू देयर हेड्स। it is what you would call as a slow propaganda, एकदम स्लो प्रोपेगेंडा, एकदम फास्ट प्रोपेगेंडा नहीं है ये। इसमें कोई एल्गोरिथम नहीं है, कुछ नहीं है, स्लो है एकदम। तो थिंक ऑफ and obviously the two people wale podcasts are a little bit more fun and much more popular because of the conversational style. जो आपने बोला था कि जो हिस्ट्री वाला जो चीज है, that's also very big. I mean there are podcasts which are like 4 hours long on history. मैं एक सुनता हूँ civilization करके, and so that is also think of audience. This is very important. ये हमने सीखा है, क्योंकि पॉडकास्ट जो सुनते हैं वो सेल्फ सेलेक्टेड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, सेल्फ सेलेक्टेड कि हाँ मैं इंटेलेक्चुअल हूँ तो मैं पॉडकास्ट सुनूंगा, है ना। तो दे डोंट इवन नो दिस, बट इट्स अ सेल्फ सिलेक्शन। सो अगर तुम पॉडकास्ट करोगे तो ट्राई टू हैव समथिंग दैट इज स्टिम्युलेटिंग टू द माइंड, वेयर पीपल कैन think while they're listening to you. अरे हाँ ये हो गया, ये अरे ये टॉपिक आ गया, अरे वाह ये मैंने सीख लिया आज, है ना। तो वो एक चीज है, एंटरटेनमेंट नहीं होता है पॉडकास्ट, इट्स नॉट एन एंटरटेनिंग, एटलीस्ट द ओनली एंटरटेनिंग पॉडकास्ट जो मैंने सुना है वो है सीरियल, which basically blew up the podcasting, वो एंटरटेनिंग था, पर उसको प्रोड्यूस करने में बहुत पैसा लगा है, तो वो कोई नहीं कर सकता। तो आई थिंक कॉन्वर्सेशनल, इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग, न्यू आइडियाज, वो उस टॉपिक पे अगर तुम करोगे तो इट इज बेटर, इट इज मच मोर इजियर टू सस्टेन इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, इन माय ओपिनियन। सो ये एंड बी एज चीप एज पॉसिबल। वो तो हम लोग प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वैसे सौरभ, विनीत बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर है। हम लोग स्कूल में रग्बी खेलते थे, वो ही सिर्फ बास्केटबॉल खेलते थे। अच्छा। बास्केटबॉल के साथ हम लोगों को तो आता नहीं था, तो शायद इसीलिए उन्होंने NBA पर पॉडकास्ट शुरू कर दिया। तो सौरभ, बिफोर ये खत्म होने से पहले, ये एक कहावत है कि, आई मीन नॉट कहावत, बट आई डोंट नो व्हाट्स सेइंग दैट कि द बेस्ट राइटर्स आर द वंस दैट रीड द मोस्ट। तो the best podcasters are probably the people that listen to a lot of podcasts. तो आप कौन सा podcast सुनते हो? I mean, which are your favorite podcasts? Obviously, Ball is Bay is your favorite podcast, but other than that, other than those, other than that podcast. Actually, to be honest, ये पैंडेमिक के टाइम पे तो मैं बहुत कम पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, क्योंकि पहले सबसे ज्यादा पॉडकास्ट में सुनता था ड्राइव करते समय। अब तो सब घर से काम होता है ना, तो सुनना कम हो गया है, बहुत कम हो गया। हाँ,
तो तो करंट अफेयर्स में वगैरह 2 ही मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ आजकल। एक अगर मेरे को इंडियन पर्सपेक्टिव चाहिए होता है तो तक्षशिला का ऑल थिंग्स पॉलिसी है, रोज डेली पॉडकास्ट, वो सुनता हूँ मैं। और ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है तो इकोनॉमिस्ट के पॉडकास्ट्स हैं, वो सुनता हूँ मैं। तो यही 2 सुनता हूँ मैं थोड़े उससे। और थोड़ा एक लिटरेचर का आजकल स्पेशली मेरा बहुत ही फेवरेट पॉडकास्ट है स्टोरी जैम। एक आरती जैन जी एक हिंदी स्टोरी सुनाती, हिंदी की कहानियां, प्रेमचंद, मंटो। अच्छा, और बहुत मतलब 10-15 मिनट की शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, खत्म हो जाती हैं एकदम एक से एक कलाकार, सुभद्रा कुमारी चौहान, फणीश्वर नाथ रेणु, इन सब की कहानियां सुनी उनकी वजह से। तो बहुत टाइम से लिटरेचर पढ़ना कम हो गया था, तो स्टोरी जैम की वजह से लिटरेचर सुनने लगा हूँ आजकल। तो ये आजकल फेवरेट पॉडकास्ट है। इससे पहले 1-2 सुने जो कि जैसे आपने बोला थोड़ा नॉन स्टैंडर्ड हिस्ट्री, और एक आदमी का, डैन कार्लिन का हार्डकोर हिस्ट्री, जबरदस्त पॉडकास्ट है, 4-4 घंटे लंबे एपिसोड। वही मैं बोल ठीक रहा है। था। हाँ, तो वो, लेकिन मैंने सारे सुने हैं उनके एपिसोड्स, तो वो एक फेवरेट पॉडकास्ट था मेरा। प्रणय, तुम क्या सुनते हो? मैं सीन एंड अनसीन, अमित वर्मा का, वो फेवरेट है, काफी चीजें पता पड़ती हैं। दूसरा इकोनॉमिस्ट के, हाँ, द इंटेलिजेंस जो इकोनॉमिस्ट का है वो भी काफी अच्छा है डेली कंजम्पशन के लिए। और तीसरा पॉडकास्ट तो नहीं है लेकिन पॉडकास्ट ऐप पर होता है, दो रीथ लेक्चर्स हैं, वो पता नहीं आप लोगों ने सुने कि नहीं। तो रीथ लेक्चर्स बीबीसी ने हर साल 1950 से लेके हर साल वो एक द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक उसको लेकर आते हैं और 4 जगह पर एक टॉक करते हैं, एक भाषण देते हैं। तो उसका एक पॉडकास्ट सीरीज बनाया हुआ है। तो मतलब बर्ट्रैंड रसल जैसे लोग, ओपनहाइमर वगैरह जैसे मतलब दिग्गज लोगों की बात आप कार चलाते हुए सुन सकते हैं। तो वो मैं शायद मैंने पूरे एपिसोड खत्म कर दिए होंगे, लेकिन वो बात फिर से आप सुन सकते हो। वो एक घंटे का हर साल 4 एपिसोड होंगे बेसिकली। तो 1950 से लेके सोच लीजिए आप 2020 तक के सब एपिसोड्स हैं, बहुत उम्दा है, वो सुनने चाहिए। तो वो है। Very good, very good. These are I'm going to try out ये podcast. So I want to wrap it up. Thank you for letting me host this, both Pranay and Saurabh. And any last words, Pranay, Saurabh? नहीं, विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सब जो गेस्ट आए हैं उनका, और स्पेशली श्रोताओं का, तक्षशिला का और हमारी IVM टीम का। ये सब हम दोनों होस्ट हैं, लेकिन काफी प्रोडक्शन वगैरह में बहुत सारा एक टीम वर्क है जो कि बैकग्राउंड में रहता है, अक्सर लोगों को पता नहीं पड़ता। तो इन सब के लिए थैंक यू, और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। IVM